आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं तुम सा नहीं देखा जाने मन। हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मज़े में होंगे। आज की ये नई पेशकश तुम सा नहीं देखा जाने मन संपूर्ण कहानी के रूप में पेश करने से पहले आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी एक प्रोफेसर हैं जो कि एक लेखिका भी हैं, तो मुझे उनके चैनल पर एक आरजे के तौर पर उनकी तरफ से ऑफ़र आया है, क्योंकि मेरी आवाज़ आपके साथ साथ उन्हें भी बहुत पसंद है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी काम की ज़रूरत रहती है, इसीलिए मैंने उन्हें हाँ बोल दी है। इस चैनल पर भी नई कहानी आती रहेंगी, लेकिन आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। इतना लंबा साथ है हम सबका, तो इतना हक तो बनता है। आप प्लीज़ उस चैनल पर आकर थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो अपना भी भला हो जाएगा कुछ। चैनल का नाम है महकता दामन। यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। वहाँ पर कुछ अलग तरह की कहानियाँ सुनने पढ़ने को मिलेंगी, तो प्लीज़ एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपके साथ से मुझे भी थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, प्लीज़। हेलो, हाँ माँ, बस अभी आ रही हूँ, बस 10-15 मिनट लगेगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जल्दी आने की। हाँ ठीक है, फ़ोन रखती हूँ। आराध्या अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी। आराध्या एक सरकारी टीचर है। बहुत मेहनत के बाद उसने अपने टीचिंग के सपने को पूरा किया है। इस वक्त वो अपने स्कूल में थी। क्या हुआ आराध्या? दिव्या ने उससे पूछा। वो भी आराध्या के साथ उसे स्कूल में पढ़ाती थी। कुछ नहीं, माँ का फ़ोन था, घर आने को बोल रही है। ठीक है, तो तुम चली जाओ, वैसे भी कुछ देर में स्कूल ख़त्म होने ही वाला है। हाँ, सर को बताकर जाने ही वाली हैं। माँ क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? और पापा कहाँ पर हैं, वो ठीक हैं? और मोनू, आराध्या का छोटा भाई, कॉलेज से इतनी जल्दी कैसे आ गया? सपना जी, आराध्या की माँ। पहले सांस तो ले लो और लो पानी पियो, फिर बताते हैं। और हमारी बात को पहले पूरा सुन लेना, उसके बाद कुछ बोलना। ठीक है माँ। तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? पर हमने आपको बताया था ना कि हमें अभी शादी नहीं करनी, और आपने भी हमसे कहा था कि जब तक हम आपसे नहीं कहेंगे तब तक आप हमसे इस बारे में कोई भी बात नहीं करेंगी। लेकिन ये 5वीं बार है जब आप फिर से किसी नमूने को हमें दिखाना चाहती हैं। पर आप देखना, हम हर बार की तरह इस बार भी भगा देंगे। देखो आराध्या, हमें और तुम्हारे पापा को लड़का बहुत पसंद है। दिखने में भी सुंदर है, मेहनती भी है, और अपने घर में सबका लाडला भी है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें शादी नहीं करनी तो मतलब नहीं करनी। आराध्या, हम तुम्हारी खुशी के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तुम खुद तो कभी कहोगी नहीं, इसीलिए हम अब इंतज़ार नहीं कर सकते। हमारी भी अब उम्र हो चुकी है। पर माँ, अब हमें इस बात पर और बहस नहीं चाहिए। अगर तुमने कोई ड्रामा किया तो हमारा मरा मुँह देखोगी। आराध्या आंखों में आंसू लिए बोली। माँ, ये तो गलत बात है। हम आपकी शिकायत पापा जी से करेंगे। वो भी वही चाहते हैं जो हम चाहते हैं। अब तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, वो लोग 4 बजे आएंगे। हमने तुम्हारे लिए कपड़े तुम्हारे कमरे में ही रख दिए हैं। ठीक है, हम कमरे में जा रहे हैं। वो भागते हुए कमरे में आती है और दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। सोचती है, ऐसा कैसे उसकी माँ ज़बरदस्ती शादी के लिए बोल सकती हैं। अभी तो सिर्फ 22 की ही हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है शादी की। अभी तो हमने ठीक से दुनिया भी नहीं देखी। सोचा था जब कमाने लगेंगे तब हम सब जगह घूमेंगे। बचपन से आज तक अपने आप को पढ़ाई में डाल रखा था। छुट्टियों में भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहते थे। पापा को कभी समय ही नहीं मिला कि हमें घुमाएं, और अब शादी के लिए भी ज़बरदस्ती कर दी। शुभम, आर्यन तुम आ रहे हो या नहीं? नहीं भैया, मैं नहीं आ रहा। आप लोग की चाहिए, मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं उस लड़की में। ठीक है, लेकिन बाद में तुम्हें हमारे फैसले को मानना ही पड़ेगा, समझे तुम? फिर मत बोलना कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम किसी को पसंद करते हो तो बता दो, हम तुम्हारी शादी उसी से करवा देंगे। नहीं भैया, मैं आपको बता देता अगर ऐसा कुछ होता तो। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आना तो कोई बात नहीं, हम सब जा रहे हैं।
और माँ कह रही थी अगर उनको लड़की पसंद आ गई तो रिश्ता भी पक्का कर देंगी। मुझे नहीं लगता भैया कि माँ को लड़की पसंद आएगी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता पसंद आएगी या नहीं? क्योंकि माँ को सादा और सरल स्वभाव की लड़की पसंद है, लेकिन जिसे आप देखने जा रहे हैं वो एक टीचर है, तो जाहिर सी बात है कि तेज़ ही होगी। अब ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। चलो ठीक है, फ़ोन रखता हूँ, हमें वहाँ के लिए निकलना भी है। ठीक है भैया, बाय। प्राची, बेबी क्या हुआ? कुछ नहीं, घर वाले शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या? तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर ऐसे कैसे शादी कर सकते हो? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने ही कहा था कि अभी तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, तुम अभी शादी नहीं कर सकती हो, इसीलिए मैंने तुम्हारे बारे में अपने परिवार को नहीं बताया है। उन्होंने मुझसे पूछा भी था, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि उनको लड़की पसंद आएगी। अगर पसंद आ भी गई तो? तुम टेंशन मत लो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। अगर घर में किसी को लड़की पसंद आ भी जाती है तो वो उनकी पसंद है, मेरी नहीं, तुम चिंता मत करो। आराध्या जल्दी करो, तैयार हो जाओ, सपना जी कहते हुए रसोई घर में चली गई। आराध्या बेमन से शीशे के सामने खड़े होकर अपनी आंखें साफ कर रही थी, जिसे उसने रो रो कर बेहाल कर दिया था, और फिर तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद ही घर पर रिश्तेदार आ गए। सपना जी और आराध्या के पापा दीपक जी ने लड़के वालों को गेस्ट रूम में बिठाया। आराध्या के चाचा जी केशव जी ने ही दीपक जी को इस रिश्ते के बारे में बताया था। वो सबका आपस में परिचय कराने लगे थे। ये है मोहन जी, आर्यन के पिता, शैलजा जी आर्यन की माँ, बड़ा भाई शुभम, और ये इनकी पत्नी मीनाक्षी, और इनका 2 साल का बेटा लकी। और ये है आराध्या के पापा दीपक जी, सपना जी माँ, और छोटा भाई नितिन, मोनू। और ऐसे ही बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगा। दीपक जी, आपका बेटा आर्यन नहीं आया? शुभम, अंकल उसे कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए वो नहीं आ पाया। पर आप तो आर्यन से मिल ही चुके हैं केशव अंकल के घर पर। हाँ, पर एक बार आराध्या और उसकी माँ भी मिल लेती तो अच्छा रहता। मोहन जी, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, हम आर्यन की तस्वीर अपने साथ लाए हैं, और फिर थोड़ी ही देर में हो सकता है वो आ जाए। सपना जी आराध्या को लेकर आती हैं। आराध्या चाय की ट्रे लेकर धीमे से कमरे में आई और सबको चाय देते हुए नमस्ते कर रही थी। सब बस आराध्या को ही देख रहे थे। गोल चेहरा, काली गहरी आंखें जिसमें पतला काजल लगा हुआ था, पतले होंठ, उस पर हल्की सी लिप बाम, कोयल से मीठी आवाज़ और एकदम सिंपल लुक। वो पीले कलर के पटियाला सूट में बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसकी लंबी चोटी को उसने आगे लटका रखा था। इधर आओ बेटा, हमारे साथ बैठो, शैलजा जी आराध्या को अपने पास बैठाने को बोलती हैं। आराध्या चुप जाकर वहाँ बैठ जाती हैं। शैलजा जी और मीनाक्षी उससे थोड़ी बहुत बातचीत करती हैं और आराध्या सर झुकाए बस उनकी बातों का जवाब हाँ हूँ में देती हैं और कुछ ज़्यादा नहीं बोलती। बोलती भी कैसे, उसके दिमाग में तो उसकी माँ की कहीं बातें ही चल रही थी। शैलजा जी और उनके परिवार को आराध्या बहुत पसंद आती है। दीपक जी और सपना जी को भी आर्यन बहुत पसंद आता है। दीपक जी तो आर्यन से केशव जी के घर पर ही मिल चुके थे। वो वहाँ कुछ काम से गए हुए थे। वहाँ आर्यन केशव जी को लकी के जन्मदिन की पार्टी का कार्ड देने गया था और सपना जी ने भी आर्यन की तस्वीर देख ली थी, जिसे उसके पापा मोहन जी अपने साथ लाए थे। बातचीत के बाद सपना जी आराध्या को कमरे में बिठा गई। शैलजा जी, हमें आराध्या बहुत पसंद है, हमारी तरफ से हाँ है। दीपक जी, हमें भी आर्यन पसंद है। एक बार आराध्या आर्यन को देख ले तो वो भी बता देगी उसे आर्यन पसंद है या नहीं, और आर्यन भी आराध्या से मिल लेगा। मोहन जी, हमारी पसंद ही आर्यन की पसंद है। आप आराध्या को आर्यन की फ़ोटो दिखा दीजिए और अगर उसे आर्यन पसंद आए तो हम आज ही रिश्ता पक्का कर देंगे। मैं अभी आराध्या को फ़ोटो दिखा कर आती हूँ। सपना जी खुशी से आराध्या के कमरे की तरफ चली जाती हैं। आराध्या बेटा, ये लो देखो, ये है आर्यन, तुम देख लो और बता दो तुम्हें पसंद है या नहीं। यहीं पर रख दीजिए, हम बाद में देख लेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? बाहर सब तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा आपको ठीक लगे वही कह दीजिए।
वो अपने गुस्से पर काबू करती हुई बोली, ठीक है, तुम कुछ मत बताओ, हम तुम्हारे पापा से ही बोल देते हैं। सपना जी बोलकर बाहर चली जाती हैं और दीपक जी को सब बता देती हैं। मोहन जी, हमारी तरफ से भी हाँ है, हमें तो आपका आर्यन पहली मुलाकात में ही पसंद आ गया था। दीपक जी मोहन जी को गले लगाते हुए बोले। शैलजा जी सपना जी से गले लगते हुए बोली, बहन जी, आपकी बेटी कुछ दिनों बाद हमारी हो जाएगी। अच्छा, अब आप आराध्या को बाहर ले आइए, हमें उसे कुछ देना चाहते हैं। जी अभी लाई। आराध्या चलो बेटा। आराध्या, यह हमारी ख़ानदानी कड़ा है, इस पर गणेश और लक्ष्मी जी की तस्वीर है। ये हमारे घर की होने वाली बहू को दिया जाता है। अब तुम हमारे घर की होने वाली बहू हो, इसीलिए तुम्हें दे रहे हैं और रिश्ता पक्का कर रहे हैं, इसे संभाल कर रखना। दीपक जी, अरे नितिन, मिठाई लाओ, सबका मुंह मीठा कराओ, तुम्हारी बहन का रिश्ता पक्का हुआ है। जी पापा, अभी लाया। मोहन जी, भाई साहब आने वाले रविवार को हम आर्यन और आराध्या की सगाई कर देंगे और जल्द ही मुहूर्त निकलवा कर शादी भी करवा देंगे। दीपक जी हैरानी से बोले, इतनी भी क्या जल्दी? शैलजा जी, भाई साहब, हमारी बड़ी बहू मीनाक्षी पेट से है, इसीलिए हम शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। ठीक है, हम पंडित जी से मिलकर जल्द से जल्द कोई अच्छा मुहूर्त निकलवा लेंगे। दीपक जी ने भी सहमति जताई। मोहन जी, अच्छा भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं, रविवार को सगाई वाले दिन मिलते हैं। सपना जी आराध्या को सबके पैर छूने का इशारा कर देती हैं। आराध्या चुपचाप सबके पैर छूने लग जाती है। सबके चले जाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर चेंज करती है, फिर रोज़ की तरह डायरी लिखने लगती है और अपने आंसू पोंछने लगती है। मीनाक्षी, बधाई हो देवर जी, आपकी शादी पक्की हो गई, आने वाले रविवार को आपकी सगाई है। आर्यन, क्या? शुभम, जी हाँ जनाब, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था। जाओ, आंगन में माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जा रहा हूँ। और एक बात, ये बहुत ही गंदा मजाक है, मुझे पता है माँ को लड़की पसंद नहीं आई होगी। शुभम, बेटा तुम ना माँ के पास जाओ, सब पता चल जाएगा। माँ, आपने बुलाया? हाँ, हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, आने वाले रविवार को तुम्हारी सगाई है। पर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? हमने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर कोई मन में हो तो बता दो, पर तुम्हें कोई पसंद ही नहीं है, और फिर आज तुमसे साथ चलने को भी कहा, पर तुम हमारी एक बात सुनो तब ना। पर माँ, आपको रिश्ता पक्का करने से पहले बताना तो चाहिए था। शुभम ने तुम्हें सब बता दिया था और उसे ऐसा करने को हमने ही कहा था। शुभम, आर्यन सुनो। शैलजा जी, क्या हुआ शुभम? कुछ नहीं माँ, बस 1 मिनट आर्यन से बात करनी है। शैलजा जी उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। आर्यन देखो, जैसे कि मैंने पहले ही फ़ोन पर तुम्हें सब बता दिया था, तो अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। उम्मीद करता हूँ तुम इस रिश्ते से इनकार करके माँ पापा को दुखी नहीं करोगे। जी भैया, चलो अंदर चलकर खाना खा लो। आप चलिए, मैं आता हूँ। आर्यन वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगता है, अब मैं क्या करूँ? मुझे उस लड़की से शादी नहीं करनी, पर मैं करूँ तो क्या करूँ, और प्राची को क्या बताऊँगा? लेकिन बताना तो पड़ेगा। हेलो प्राची, कल तुम 10 बजे कोको कैफ़े में आ जाना, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ठीक है बेबी, मैं आ जाऊँगी। ओके बाय, लव यू बेबी। आराध्या, खाना खा लो, आ जाओ बेटा। सपना जी उसे खाने के लिए पूछती तो आराध्या कोई जवाब नहीं देती। आराध्या, खाना खा लो आकर, ठंडा हुआ जा रहा है। दीपक जी बोले, लगता है अभी भी नाराज़ है। हाँ, हम उसे अभी मना कर लाते हैं। सपना जी आराध्या के कमरे में जाती है। ये क्या, ये तो बिना खाए ही सो गई। उसके पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरती हैं। हमारी बच्ची, हमें माफ़ कर दो, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था तुमसे हाँ करवाने का। उसके माथे को चूमती है और बाहर चली जाती है। मोनू, क्या हुआ माँ, दी आई नहीं? वो सो चुकी हैं। कोई ना माँ, उसे कल खिला देना, अभी आप हमें खिला दो। सपना जी, हाँ खिला रही हूँ। प्राची, क्या हुआ आर्यन, कल तुम बहुत परेशान लग रहे थे, सब ठीक तो है ना? कहीं तुम्हारी माँ को वो लड़की पसंद तो नहीं आ गई? हाँ प्राची, माँ पापा ने शादी भी पक्की कर दी। किया? तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो मुझसे प्यार करती हो, फिर ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ, पर तुम ही बताओ मैं क्या करूँ,
मैं उस लड़के से शादी करना नहीं चाहता, पर मैं माँ को भी तो मना नहीं कर सकता। तुम उस लड़के से बात क्यों नहीं करते कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उससे शादी नहीं कर सकते? नहीं कर सकता। 3 दिन बाद रविवार है और उसी दिन मेरी सगाई भी है। प्राची का फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाती है और कुछ हाँ हूँ करके रख देती है। आर्यन, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मुझे जाना होगा, कहकर वो चली जाती है। आर्यन वहीं बैठ जाता है। आराध्या स्कूल से आकर चुपचाप बैठी कुछ सोच रही थी। मोनू, और किसके ख्यालों में खोई हुई हो? अभी तो सगाई भी नहीं हुई। तुम पागल हो गए। अभी तक तो नहीं, पर तुम अगर ऐसे ही बैठी रहोगी तो ज़रूर हो जाऊंगा। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? हमारे कुछ सोचने से तुम पागल कैसे होगे? अब कोई बंदा भूखा प्यासा रहेगा तो पागल ही हो जाएगा। लो कुछ खा लो ना जाकर। तुम कुछ दोगी तभी तो खाऊंगा। माँ घर पर है नहीं, तुमसे 2 बार कह चुका हूँ खाना दे दो, पर तुम्हें तो अपने ख्यालों से ही फुर्सत नहीं। हाँ, दे रही हूँ। सुबह से ही दीपक जी पूरे घर में इधर से उधर सारी तैयारियां चेक कर रहे थे। सपना जी मेहमानों को चाय नाश्ता करा रही थी और मोनू, वो तो आज पूरे लुक में था। आखिरकार उसकी इकलौती बहन की सगाई जो थी, अपने पापा के साथ बाकी के कामों को वो करवा रहा था। आर्यन के घर पर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। सब अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। ज़रूरत और शगुन का सामान अपनी गाड़ी में रख रहे थे। शैलजा जी आर्यन को तैयार होने के लिए बोल गई थी। शुभम, मीनाक्षी तैयार होकर सब सामान चेक कर रहे थे। शुभम, आर्यन, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? आज तुम्हारी सगाई है, थोड़ा मुस्कुराओ। नहीं भैया, वो तो बस आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना, इसीलिए। शुभम, तुम्हें इतने अच्छे मौसम में गर्मी लग रही है, हद है। मोहन जी, अरे भाई, अगर सब तैयार हो चुका हो तो चलें, समय निकला जा रहा है। हाँ चलिए, सब हो गया। शैलजा जी सबके साथ बाहर आते हुए बोली। सपना जी, आराध्या, ये लो, ये साड़ी पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। मासी जी आप जाइए, दी को हम तैयार कर देंगे। नेहा, आराध्या की मासी की लड़की, बोली। सपना जी, अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, हमारा थोड़ा काम तो कम हो गया। आराध्या, आप सब बाहर जाइए, हम खुद तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पर जल्दी होना। सपना जी नेहा को लेकर बाहर चली जाती हैं। करीब 1 घंटे बाद आर्यन और उसका परिवार आराध्या के घर पहुंच जाता है। उनकी सगाई पर घर पर ही होनी थी। दीपक जी और सपना जी सबका स्वागत करते हैं और थोड़ी ही देर में सगाई का कार्यक्रम भी शुरू हो जाता है। नेहा और सपना जी आराध्या को लेकर आते हैं। लाल बनारसी साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आर्यन उसे देखता है और बस देखता ही रह जाता है। फिर सोचकर प्राची को मैसेज करता है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती है, जिससे वो बेचैन हो उठता है। शैलजा जी आराध्या के पास जाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुई बोलती हैं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, किसी की नज़र ना लगे। और सपना जी से उसे काला टीका लगाने के लिए बोलती हैं और फिर अंगूठों की अदला बदली कराई जाती है। आर्यन धीरे से आराध्या से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन आराध्या उसे अनसुना कर लकी को गोद में बिठाकर खिलाने लगती है। आर्यन फिर कुछ बोल पाता इससे पहले ही वहाँ मीनाक्षी आ जाती है और आराध्या आर्यन दोनों को खाना खाने के लिए ले जाती है। खाने के बाद आराध्या कमरे में चली जाती है। दीपक और मोहन जी पंडित जी से शादी के लिए मुहूर्त निकलवाने लग जाते हैं। पंडित जी 14 दिन बाद शादी का शुभ मुहूर्त बताते हैं और अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। आर्यन बार बार बिना रुके प्राची को कॉल पर कॉल किए जा रहा था, लेकिन प्राची उसकी कोई भी कॉल का जवाब नहीं देती है और ना ही कोई मैसेज का रिप्लाई देती है। आर्यन के घर ज़ोरों शोरों से शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उसने शैलजा जी के कहने पर ऑफिस से लीव ले ली थी। आराध्या के घर भी कुछ यही हाल था। उसने भी दीपक जी के कहने पर स्कूल में कुछ दिनों की लीव एप्लीकेशन दे दी थी। शैलजा जी के कहने पर सबने एक साथ शादी की शॉपिंग का निर्णय लिया। आर्यन भी सोचने लगा शॉपिंग के बहाने ही आराध्या से एक बार बात हो जाएगी, लेकिन आराध्या को इस शादी और शॉपिंग किसी की भी नहीं पड़ी थी। उसने तबीयत खराब होने का नाटक कर दिया और शॉपिंग जाने से बच गई।
वो तो बस अपनी माँ पापा के खातिर कुछ नहीं बोल रही थी। जब भी सपना जी उसे बिना गलती के डांट देती थी तो वो हमेशा शांत हो जाया करती, क्योंकि उसे गुस्से में किसी से बात करना पसंद नहीं था। वो अपना गुस्सा या तो घर के सारे काम करके या फिर अपनी डायरी में लिख कर निकाल देती और बचा कुचा रात के अंधेरे में रोकर निकाल देती, और किसी को पता भी नहीं चलता था। सपना जी मोनू को आराध्या का ख्याल रखने को बोलकर दीपक जी के साथ शॉपिंग मॉल पहुंच गई। वहां आर्यन के परिवार वाले उनका इंतज़ार कर रहे थे। आर्यन ने सबसे नमस्ते की। आर्यन की बेचैन नजरें आराध्या को ही ढूंढ रही थी, लेकिन वो तो दिख ही नहीं रही थी। शैलजा जी ने पूछा, आराध्या नहीं आई? उसी की शादी की तो शॉपिंग थी और वो ही नहीं आई। सपना जी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो नहीं आई। मीनाक्षी बोली, लेकिन हमने तो सोचा था कि वो कपड़े और ज्वेलरी अपनी पसंद से ले लें। सपना जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप अपनी पसंद बता देना, आप उसकी बड़ी बहन जैसी ही तो हैं। शैलजा जी, हाँ, हम सब उसके लिए मिलकर पसंद कर लेंगे। आर्यन तो बस सोच में ही डूब गया कि अब वो आराध्या से कैसे बात करे। मोहन जी, ऐसा करते हैं, आप सभी महिलाएं जाकर अपनी शॉपिंग कीजिए और हम लोग इधर आर्यन और अपनी सबकी शॉपिंग करते हैं। शैलजा जी, हाँ ये ठीक रहेगा। मोनू दीपक को फ़ोन करता है, पापा आपको आने में कितना टाइम लगेगा? बेटा अभी तो पहुँचे हैं, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। पापा वो मुझे ना थोड़ा काम था कॉलेज में, तो मैं जाऊँ? आराध्या क्या कर रही है? पापा दी सो गई है। ठीक है, तुम कॉलेज हो आओ और जल्दी काम ख़त्म करके वापस आ जाना, हमें शायद समय लगेगा। ठीक है पापा, कहकर मोनू फ़ोन रख देता है। दीपक जी फ़ोन आर्यन को देते हैं और अभी आता हूँ बोलकर रेस्टरूम की तरफ चले जाते हैं। आर्यन को तो आराध्या का नंबर लेने का मौका मिल गया, जिसको वो पाने के लिए पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। कभी सोचता कि भाभी माँ से मांग लूँ, पर फिर वो उसके बारे में क्या सोचेगी सोचकर मांग नहीं पाया। वो दीपक जी के आने से पहले ही उनके फ़ोन से आराध्या का नंबर ले लेता है और उनके आते ही 5 मिनट में आता हूँ कहकर चला जाता है। आराध्या को कॉल करता है, 2 रिंग पूरी पूरी जाती है पर आराध्या फ़ोन नहीं उठाती। वो सोचने लगता है कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। फिर उसे याद आता है कि अभी ही तो अंकल उसके भाई से बात की है कि वो सो रही हैं, तो फ़ोन कैसे उठाएगी। ऐसा करता हूँ, मैसेज कर देता हूँ कि मुझे बाद में फ़ोन कर ले। दिन भर शॉपिंग करने के बाद जब सपना जी और दीपक जी घर वापस आए तो आराध्या ने खाना बनाकर तैयार रख दिया था, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रही थी। दीपक जी, मोनू तुम्हारे कॉलेज का काम हो गया? हाँ पापा, हो गया। सपना जी, आराध्या कहाँ है? दी बाहर गई है, उसकी दोस्त आई थी, उसी को बाहर चौराहे तक छोड़ने गई है। आराध्या घर वापस आती है तो सपना जी और दीपक जी घर आ चुके थे। आप दोनों आ गए? कितनी देर कर दी आने में? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे थे। इतनी देर कैसे लग गई आने में? सपना जी, अरे भाई, अगर तुम हमारे साथ चलती तो हम जल्दी शॉपिंग कर लेते। अब तुम तो हमारे साथ गई नहीं, इसीलिए बहुत सोच समझ कर सब खरीदा है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? आराध्या, अब हम ठीक हैं। सपना जी, अच्छा मोनू बता रहा था तुम्हारे कोई दोस्त आई थी। जहाँ तक हमें पता है तुम्हारी किसी भी दोस्त से अभी तक तुमने हमें कभी मिलाया नहीं, तो फिर आज ये चमत्कार कैसे? उसे यहाँ पास ही में कुछ काम था, इसीलिए वो घर पर हमें मिलने आई थी। सपना जी ने पूछा, नाम तो बता। क्या माँ, आप कितने सवाल पूछोगी? उसका नाम था प्राची। अच्छा, हम खाना लगा देते हैं, आप सब खा लीजिए। दीपक जी, अभी हमारा मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। सपना जी भी बोली, हाँ हम भी बाद में ही खाएंगे। ठीक है, हम छत पर जा रहे हैं, कहकर आराध्या छत पर चली आई। ये क्या, इतने सारे मिस्ड कॉल्स, वो भी अननोन नंबर से, और मैसेज भी हैं। देखो तो किसकी लंका लगी है जो इतना बावरा हुआ जा रहे हैं बात करने को। आराध्या ने इनबॉक्स ओपन किया, तब उसे पता चला कि जिस अननोन नंबर से कॉल आई थी वो कोई और नहीं, आर्यन है। आर्यन ने मैसेज किया था कि उसे कोई ज़रूरी बात करनी है, लेकिन आराध्या ने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया और कॉल बैक भी नहीं किया। आर्यन सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि आराध्या ने अभी तक कॉल क्यों नहीं की।
मैसेज भी सीन कर लिए पर उसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो फिर से कॉल करता है लेकिन आराध्या नहीं उठाती, फ़ोन को साइलेंट कर देती है। आर्यन गुस्से में लाल हुए जा रहा था। कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। प्राची का तो फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। कुछ दिनों बाद ही घर में मेहमानों का आना भी शुरू हो गया और सभी फंक्शंस भी, हल्दी, मेहंदी और फिर बारात। आज वो दिन था जिसके आने का इंतज़ार आर्यन और आराध्या दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा था। आज एक आखिरी मौका था आर्यन के पास कि शायद आराध्या उससे बात कर ले। उसने बहुत हिम्मत करके फ़ोन किया पर इस बार भी आराध्या ने नहीं उठाया। मीनाक्षी, देवर जी, आज तो आपकी शादी है, आज और इंतज़ार कर लो, फिर तो ज़िंदगी भर आराध्या से बात कीजिएगा। अब चलिए, देर हो रही है, समय से निकलना होगा, पता चले कि ट्रैफिक में ही फंसे रह गए। आर्यन मन में ही बोला, काश कि ऐसा हो पाता। आर्यन, अभय तू आ गया साले, कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था, मुझे तो लगा कि तू मुझे भूल ही गया। अभय, नहीं यार, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, बस टाइम नहीं मिल पाता। और फिर जब भी मैं फ्री होता हूँ तू अपनी उस प्राची के साथ बिज़ी होता है। मुझे नहीं पता तुझे क्यों प्राची से इतनी चिढ़ है तो कर भी क्या सकता हूँ, पर तेरी शादी उससे हो रही है, ये चमत्कार कैसे हो गया। मेरी शादी प्राची से नहीं आराध्या से हो रही है। चलो अच्छा है, कोई काम तो ढंग का करने जा रहे हो। यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुझे मजाक सोच रहा है। अच्छा सॉरी, तो तेरी शादी आराध्या से हो रही है, प्राची से नहीं। हाँ तो इसमें इतना टेंशन वाली क्या बात है, मैं आराध्या से शादी नहीं कर सकता, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं प्राची से प्यार करता हूँ। ये बात मैं आराध्या को बताना चाहता हूँ पर वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही, और जब से सगाई की बात बताई है तब से प्राची भी फ़ोन नहीं उठा रही। तुझे पता है आराध्या ने मुझे बिना देखे ही हाँ बोल दिया, और तो और उसने अभी तक मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। देखो आर्यन, आज तुम्हारी शादी है और मुझे लगता है आराध्या ही तुम्हारे लिए सही लड़की है, और फिर प्राची भी तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही है, मतलब वो जा चुकी है, तो तुम्हें आराध्या से शादी कर लेनी चाहिए। मना तो तुम कर नहीं सकते हो, तुम्हें अपने भाई की बातों को पहले ही सीरियस लेना चाहिए था। वैसे ये शेरवानी तुम पर सूट कर रही है, हीरो लग रहे हो। शुभम, सूट तो करेगी, आखिर पसंद किसकी है। अब है आपकी ही है भैया, गले लगते हुए। कैसे हो भैया, बहुत दिनों बाद मिले हो। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद आए हो। बस भैया थोड़ा बिजी रहता हूँ आजकल। अच्छा, बारात निकलने का समय हो रहा है, तुम आर्यन को लेकर आ जाओ। जी भैया, आप चलिए, मैं इसे लेकर आता हूँ। थोड़ी ही देर में बारात मैरिज होम के लिए निकल जाती है, जो आर्यन के घर से करीब 45 मिनट की दूरी पर था। नेहा, आराध्या, दी आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए आपको। सपना जी कमरे में आती हुई बोलती हैं। हमारी बेटी है ही इतनी सुंदर कि किसी की भी नज़र लग जाए। मौसी जी, काला टीका लगा दीजिए। वैसे दीदी, आपके फ्रेंड्स नहीं आए। आराध्या गुमसुम से चुपचाप बैठी सबकी बातें सुन रही थी पर कुछ बोल नहीं रही थी। लो आ गई बारात, कितनी तेज बैंड बाजे बज रहे हैं, हम तो चले देखने। नेहा झूमती हुई बाहर चली गई। सपना जी भी बोली, हम भी आते हैं, सबका स्वागत करना है। आराध्या को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, बस अपने आप में ही खोई हुई अपने आप को संभाल रही थी। सपना जी और दीपक जी सबका स्वागत करते हैं और कुछ रस्मों के बाद आराध्या को बुलाया जाता है। आराध्या नेहा के साथ धीमे कदमों से आती है। वो गोल्डन और पिंक कलर के लहंगे में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो अपने पलकों को नीचे झुकाए चल रही थी। सपना जी और मीनाक्षी ने उसे आर्यन के पास बिठा दिया। कुछ ही देर बाद वहाँ विवाह की सभी रस्मों को किया गया और आर्यन आराध्या दोनों ही शादी के बंधन में बंध गए। रात भर शादी की रस्मों के बाद सुबह उसकी विदाई का समय भी आ गया। सपना जी, दीपक जी, मोनू जी ने सभी ने आराध्या को रोते हुए विदा किया। आर्यन आराध्या दोनों एक ही गाड़ी में पीछे बैठे थे। आगे की सीट पर अभय और ड्राइवर बैठे थे। धीरे धीरे गाड़ी की स्पीड बढ़ी और साथ ही आराध्या के आंसुओं की बूंदें भी। आर्यन को वैसे तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन आराध्या इस कदर रो रही थी कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना रुमाल निकालकर आराध्या को दे दिया, लेकिन आराध्या ने नहीं लिया, तो आर्यन ने वापस उसे रख लिया। फिर अपना फ़ोन चलाने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी आर्यन के घर पर जाकर रुकी। वहाँ सभी लोग नई बहू का इंतज़ार कर रहे थे। आराध्या बहुत ही थक चुकी थी।
रात भर जागने के बाद रास्ते भर रोती हुई आई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी। वो बस इतना चाहती थी कि किसी कोने में जाकर बस थोड़ी देर सो जाए। गाड़ी से उतरने के बाद उसे बहुत सी रस्म करनी पड़ी। पूरे दिन रस्मों को करने के बाद लक्की उसकी गोद में आकर बैठ गया। मीनाक्षी और बाकी सब काम में लगे हुए थे। बेचारे लक्की को नींद आ रही थी, जिस वजह से वो आराध्या की गोद में बैठ गया। आराध्या ने बड़े प्यार से उसे अपनी गोदी में ही सुला लिया और उसे सुलाते सुलाते खुद भी सो गई। आर्यन भी अपने कमरे में आराम कर रहा था। शाम को उसे प्राची का मैसेज आया था। वो उसे मिलने को बोल रही थी। आर्यन ने हामी भर दी थी। अभय भी अपने घर जा चुका था। अगले दिन सुबह आराध्या का सारा सामान आर्यन के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। अब उसे आर्यन के साथ उसी कमरे में रहना था। आराध्या एक तरफ बैठी हुई थी। उसके लिए ये नया घर था। उसका यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो उठकर शैलजा जी के पास जाती हैं। वहाँ मीनाक्षी भी उनके साथ ही थी। वो शैलजा जी से बोलती हैं, माँ कोई काम आप हमें भी बता दीजिए, हम भी कुछ कर देते हैं। शैलजा जी, तुम्हारी कल ही शादी हुई है, अभी तुम आराम करो और कुछ दिनों बाद बात कर लेना। काम तो तुम्हें करना ही है। मीनाक्षी ने भी कहा, हाँ आराध्या, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कुछ दिनों बाद तुम्हें ही सब संभालना है, लकी को भी और घर को भी। अभी तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार फ़ोन किया, मैसेज किया, पर तुमने ना फ़ोन उठाया और ना ही मैसेज का रिप्लाई दिया। आर्यन आराध्या से बोलता है, हमें सब पता है आपको क्या बात करनी है, आप चिंता मत कीजिए। हम आपके और प्राची के बीच कभी नहीं आएंगे। उसने बोलते हुए एक बार भी आर्यन की तरफ नहीं देखा। तुम्हें ये सब कैसे पता और बीच में नहीं आओगी क्या? तुम तो आ चुकी हो, तुम्हें तो पहले ही मना करना चाहिए था। हमें कैसे पता, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और जैसे आपकी मजबूरी थी शादी करने के लिए, वैसे हमारी भी थी। और आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको कुछ महीनों बाद डाइवोर्स दे देंगे। मतलब है? मुझे जानना है कि तुम्हें कैसे पता चला। आर्यन उसकी बाहों को पकड़ते हुए बोला। हमें छोड़िए, वो उसकी तरफ भी नहीं देखती। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। नहीं है कोई जवाब हमारे पास। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो। वो नजरें उठाकर पहली बार उसे देखती है। हल्की दाढ़ी रखी हुई थी उसने, जो उस पर बहुत सूट कर रही थी। बहुत ही स्मार्ट लग रहा था वो। मुझे बताओ तुम्हें सब कैसे पता? देखिए लक्की आ रहा है, हम बाद में बात करेंगे। ठीक है मत बताओ, पर जब तुम्हें सब पता है तो अच्छी बात है। क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हमें आप में और आपकी फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं। लक्की आराध्या के पास आकर छोटी माँ कहकर गले लग जाता है। आराध्या उसे प्यार से गले लगाती है और माथे को चूमकर गोदी में लेकर बाहर चली जाती है। ये तो बड़ी अकड़ू है, जब पता था तो फिर भी शादी कर ली। फ्रेंडशिप भी एक्सेप्ट नहीं की, हद है। डाइवोर्स देने को भी तैयार है मुझे क्या, मेरा काम तो आसान ही कर दिया। अरे मैं तो भूल ही गया, प्राची से मिलने भी तो जाना है। अपने में बड़बड़ाते हुए वो तैयार होकर प्राची से मिलने के लिए निकल गया। प्राची उसका कैफ़े कोको में इंतज़ार कर रही थी। तुम इतने दिनों से कहाँ थी? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, मैसेज किया, पर तुमने कोई रिप्लाई नहीं दिया। सॉरी बेबी, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। तुम तो जानते हो ना कि मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ। तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, खामखा मैंने तुम्हें डांट दिया। अच्छा अब अंकल कैसे हैं? अभी तो ठीक है, तभी तो तुमसे मिलने आ पाई हूँ। मुझे बहुत कुछ बताना था। जिस लड़की से मेरी शादी हुई है वो खुद ही डाइवोर्स देने को तैयार है। कुछ दिनों बाद हम डाइवोर्स ले लेंगे। अच्छा तो फिर ठीक है, जब वो खुद ही डाइवोर्स देने को तैयार है तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। पर मुझे अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही प्राची। कौन सी बात? मेरी और आराध्या की कभी कोई बात नहीं हुई, फिर उसे सब कैसे पता चला? मेरे पूछने पर भी उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हमें क्या करना उससे भी उसे कैसे भी पता चला हो, हमारा काम तो कर ही देगी। हाँ वो तो है। प्राची का फ़ोन बजने लगता है। बेबी पापा का कॉल है, मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। ठीक है, मुझे भी लेट हो रहा है। माँ से बोलकर आया था कि घर जल्दी आ जाऊँगा। प्राची, पीयूष मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आर्यन से मिलने जा रही हूँ, फिर तुमने कॉल क्यों किया? जाने मन, मुझे कोई शौक थोड़ी है तुम्हें यूँ डिस्टर्ब करने का। जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो, तुमने कॉल क्यों किया? क्या जाने मन में कब तक तुम्हारे मुर्गों के सामने बाप बनकर पेश आऊँगा? तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो तुम समझती नहीं हो। देखो मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैं अब तुम्हारा प्रिय पिताश्री का नाटक नहीं करना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? मेरी सारी फीलिंग्स तुम्हें बकवास लगती हैं। गुस्से में उसने ज़ोर से चीख कर कहा।
पीयूष, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि अभी कुछ दिन रुको, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अभी आर्यन का मैटर चल रहा है, तुम्हें तो सब पता ही है ना। प्राची पीयूष के गुस्से को देखकर डर गई थी, इसीलिए उसे समझा रही थी। ठीक है, एक बार ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम शादी करेंगे। शैलजा जी और मीनाक्षी आंगन में ही बैठी थी। आराध्या भी वहीं बैठी लक्की के खेल देख रही थी, साथ में खेल भी रही थी। लक्की बार बार भागकर उसके पास आता और अपने खिलौने पकड़ा देता और चला जाता, फिर आता और उससे खिलौने लेकर भाग जाता। वो बार बार ऐसा ही कर रहा था। आराध्या को उसकी ये हरकत बहुत प्यारी लग रही थी। वो भी बहुत मज़े से उसकी इस हरकत पर उसका साथ दे रही थी। शैलजा जी, पता नहीं आर्यन कहाँ चला गया, अभी तक नहीं आया। मीनाक्षी, आ जाएगा माँ, चिंता मत कीजिए। आर्यन आते हुए बोला, आ जाएगा नहीं भाभी, आ गया। कहाँ गया था, कितनी देर कर दी आने में। माँ, आप क्यों इतनी चिंता करती हो, मैं छोटा बच्चा ही थोड़े ना हूँ। शादी हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि तुम बड़े हो गए हो। हमारे लिए तो तुम अभी बच्चे ही हो, समझे। आराध्या सुन तो सब रही थी, पर उस तरफ उसने एक बार भी नहीं देखा। शैलजा जी, अच्छा तुमने कुछ खाया या नहीं। आर्यन, अभी नहीं खाया, पर भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। मीनाक्षी बोली, आप हाथ मुँह धो लीजिए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। आराध्या बोली, दीदी आप बैठिए, हम खाना लगा देते हैं। कोई बात नहीं आराध्या, हम लगा देंगे खाना। दीदी आप आराम कीजिए, लक्की को देखिए, हम खाना लगा देंगे। ठीक है, तुम ही खाना लगा दो, हम तुमसे जीत नहीं पाएंगे। शैलजा जी तो बस दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। आर्यन अंदर हाथ धोने जा चुका था। आराध्या जाकर खाना लगा देती है। आर्यन डाइनिंग टेबल पर आराध्या को देखकर हैरान रह जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो। हम यहाँ डांस कर रहे हैं, आइए आप ही कर लीजिए। आर्यन मन में ही सोचता है, पता नहीं इसे ठीक से बात करने में कोई दिक्कत होती है क्या, जब देखो तो उल्टा ही बोलेगी। डाइनिंग टेबल पर रखी खाने के प्लेट पर उसकी नज़र जाती है। खाना तो भाभी लगाने वाली थी, वो हमने सोचा हम फ्री हैं तो हम ही लगा देते हैं। और वैसे भी दीदी को अभी रेस्ट की ज़रूरत है, ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं, तो फिर सीधे नहीं बोल सकती कि खाना लगाने आई हूँ। आपको दिख नहीं रहा था क्या। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा हुआ कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं की। हमने नहीं कहा था आपसे कि आप हमसे बात करो, और ना ही हमने ये कहा था कि आप हमें अपना फ्रेंड बनाओ। आर्यन चुप हो जाता है। खाना खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हाँ खा रहा हूँ। आर्यन का फ़ोन बजने लगता है तो वो नंबर देखता है। माँ, मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हैं। हमें नहीं पता, हमारा फ़ोन तो चार्जिंग पर लगा हुआ है। आर्यन फ़ोन उठाता है। नमस्ते माँ। सपना जी, नमस्ते बेटा, कैसे हो। ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं। हम भी ठीक हैं। आराध्या कैसी है। हम उसको फ़ोन कर रहे हैं, वो उठा ही नहीं रही। माँ, वो भी ठीक है, उसका फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ है, हम अभी बात कराते हैं आपकी। लो, माँ का फ़ोन है, बात कर लो। हाँ माँ, हम ठीक है, फ़ोन चार्जिंग पर लगा हुआ था इसीलिए नहीं उठा पाए। आप अपना पापा का और मोनू का ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना, अब रखती हैं। ठीक है माँ, बाय। लीजिए आपका फ़ोन, थैंक यू हमारी बात करवाने के लिए। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा अच्छे से बात किया करो, हमेशा अकड़ू बने रहने की ज़रूरत नहीं है। आर्यन बोलकर शैलजा जी के पास चला जाता है। शाम हो चुकी थी। आराध्या कमरे में बैठे डायरी लिख रही थी और लक्की भी वहाँ अपनी छोटी माँ के पास बैठा खेल रहा था। 2 दिन में वो आराध्या से इतना घुल मिल गया था कि वो मीनाक्षी के पास तो रुकता ही नहीं था। आर्यन छत पर प्राची से फ़ोन पर बात करने लगा था। बात करके वो वापस नीचे अपने कमरे में आया। वहाँ आराध्या को लिखता देख उसने पूछ ही लिया, क्या लिख रही हो। कुछ खास नहीं, आपको कुछ चाहिए था क्या। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। लक्की बच्चा, क्या कर रहे हो। वो लक्की को गोद में उठाते हुए बोलता है। चाचू, मैं ना छोटी माँ के साथ खेल रहा हूँ। आर्यन उसी की तरह बोलता है। आप है ना कितना खेलते हो। मीनाक्षी, ये लकी बिना जब से इसकी छोटी बा आई है तब से हमें तो बिल्कुल ही भूल गया, टिकता ही नहीं है हमारे पास, सुबह से आराध्या के साथ ही है। आराध्या, दीदी सुबह से लक्की हमारे साथ नहीं, हम आप उसके साथ हैं। अच्छा, तो लक्की की छोटी बा, आपकी इजाज़त हो तो क्या हम लक्की को ले जाकर सुला सकते हैं। हाँ दीदी, पूरा दिन हो गया इसे खेलते खेलते, थक गया होगा, आप सुला दीजिए। हाँ चलो लक्की। नहीं, मैं छोटी माँ के पास रहूँगा। बेटा आप चलो, हम आपको चॉकलेट देंगे। नहीं दीदी, हम सुलाकर लक्की को आपके कमरे में लिटाएंगे। हाँ भाभी, आराध्या ठीक कह रही है। आर्या ने भी कहा, ठीक है, तुम सुलाकर हमारे कमरे में लिटा देना। मीनाक्षी बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। लक्की आओ, हमारी गोदी में आओ, हम आज आपको सुलाते हैं। नहीं, अभी मुझे खेलना है। लक्की, आप अच्छे बच्चे हो ना। हाँ, तो अच्छे बच्चे ज़िद नहीं करते। आओ, आप हमारी गोदी में आ जाओ, हम आपको गाना गाकर सुलाते हैं।
आप सच्ची में सुनाओगी? हाँ। आर्यन, तुम्हें गाना आता है? आराध्या आर्यन की बात को अनसुना कर देती है और लोरी गाना शुरू कर देती है। आ लेके चलो तुझको एक ऐसे देश में, मिलती है जहाँ खुशियाँ परियों के भेस में। आराध्या गाना खत्म करके देखती है लक्की सो चुका था और आर्यन वो तो अभी भी आराध्या को हैरानी से देख रहा था। तुम कितना अच्छा गाती हो, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम इतना अच्छा गाओगी। वो बस बोले जा रहा था। आराध्या लक्की को गोदी में लेकर मीनाक्षी के कमरे में जाने लगी। मतलब हद है, बंदा तारीफ कर रहा है तो ये नहीं कि थैंक यू बोल दे, बस अपनी ही अकड़ में हूँ। हमने कहा था आपसे तारीफ करने को नहीं ना। अब हमें जाने दीजिए, दीदी इंतज़ार कर रही होगी। दीदी लीजिए, लक्की तो सो गया, अब आप भी सो जाइए, हम चलते हैं। मीनाक्षी, ठीक है, गुड नाइट। आराध्या कमरे में आती है और ज़मीन पर बिस्तर लगाने लग जाती है। आर्यन कुर्सी पर बैठा सब देख रहा था पर कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो कितना भी बोलने पर आराध्या कुछ ज़्यादा बोलती ही नहीं थी। बस उसकी बातों का टेढ़ा जवाब देकर चुप हो जाती थी। वो बिस्तर लगाकर आर्यन से पूछने लगी, क्या आप रात भर इसी कुर्सी पर बैठने वाले हैं? नहीं तो तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि हम कब से देख रहे हैं आप वहाँ कुर्सी पर ही बैठे हुए हैं। इतनी रात हो गई है, आपको सोना नहीं है? हाँ सोना तो है, पर तुम नीचे बिस्तर लगा रही थी इसीलिए मैं उधर नहीं आया, कहीं तुम्हारी मेहनत खराब ना हो जाए। तुम पहले बिस्तर लगा लो, फिर मैं यहाँ सो जाऊँगा। ये हमने अपने लिए लगाया है, आप अपने बेड पर ही लेटिए। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, वैसे भी मुझे नीचे नींद नहीं आती। आराध्या, गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। सुबह उठकर आराध्या रेडी होकर रसोई घर में आकर चाय बनाकर आंगन में बैठी शैलजा जी के पास दे जाती है। माँ, कल से हमारी लीव खत्म हो रही है, कल से हमें स्कूल जाना शुरू करना होगा। ठीक है बेटा, मैं आर्यन से बोल दूँगी, वो तुम्हें छोड़ आया करेगा और ले भी आया करेगा। माँ, हम चले जाएंगे, आप इतना परेशान मत होइए। इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, आर्यन तुम्हें छोड़ने और लेने जाया करेगा। क्यों आर्यन? वो सामने से चलता हुआ आ रहा था। हाँ माँ कह के वो वहीं बैठ गया और मन में ही सोचने लगा किस मुसीबत में फंस गया। शुभम, माँ आज मीनाक्षी को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर ने 10 बजे बुलाया है। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। आराध्या, हमने नाश्ते की सारी तैयारी कर ली है, आप सब रेडी होकर आ जाइए, हम लगा देते हैं। आर्यन, माँ मैं चलता हूँ, थोड़ी देर से वापस आऊँगा। शैलजा जी, नाश्ता तो करते जाओ, आज आराध्या ने पहली बार कुछ बनाया है। माँ आप सब करिए, मेरा अभी मन नहीं है, आता हूँ थोड़ी देर में बोलकर वो कमरे में रेडी होने चला जाता है। आराध्या सबको नाश्ता लगा देती है, तभी आर्यन उसे आवाज़ देता है, आराध्या तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। आराध्या कमरे में आती है, फ़ोन चेक करती है तो कंपनी की कॉल थी। ये लीजिए। वो आर्यन को एक बॉक्स देती है। आर्यन, इसमें क्या है? आराध्या, ये प्राची को दे देना। आर्यन, क्यों? हमारी तरफ से एक छोटा सा सॉरी जो ये गिफ्ट देकर कहना चाहती हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको रखने के लिए नहीं बोल रहे, प्राची को देने को बोल रहे हैं। हम नहीं चाहते हमारी और आपकी शादी की वजह से वो हमसे नफरत करे। ठीक है, मैं उसे दे दूँगा, पर इसमें है क्या? जब वो खोलेगी तब आप देख लेना। ठीक है, मैं चलता हूँ। आर्यन, हेलो प्राची, कैसी हो? प्राची ने उसे शॉपिंग मॉल बुलाया था। ठीक हूँ बेबी, तुम कैसे हो? एकदम फिट एंड फाइन। अच्छा ये बताओ, आज मॉल में कितने बजे मिलोगी? बेबी मुझे ना शॉपिंग करनी थी तो मैंने सोचा कि तुम्हें बुला लूँ, ड्रेस सेलेक्ट करने में हेल्प हो जाएगी, कंपनी भी मिल जाएगी। आर्यन शॉपिंग के सारे बिल पे करता है और प्राची बना करने का नाटक करती है। नहीं मैं पे कर दूंगा, तुम रहने दो। आर्यन नहीं मानता और सारे बिल पे कर देता है। शॉपिंग के बाद आर्यन प्राची को कैफ़े ले जाता है और दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर देता है। तुम्हारे पापा कैसे हैं प्राची? अब तो ठीक है और बहुत ही जल्द मैं उनसे हमारे बारे में बात करूँगी। चलो अच्छा है, तुमने कुछ तो सोचा, मुझे तो लगा कि तुम डरपोक कभी अपने पापा से बात ही नहीं करोगी। क्या कहा तुमने? कुछ भी तो नहीं। अरे हाँ याद आया, आराध्या ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। क्या भेजा है, दिखाओ। ये सॉरी गिफ्ट, वो तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, ये जानते हुए भी कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसने मुझसे शादी की, वो चाहती है कि उसकी इस हरकत पर तुम मुझसे नफरत ना करने लग जाओ। कोई बात नहीं बेबी, मुझे पहले उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर जब वो खुद ही डाइवोर्स देने को तैयार हो गई तो मेरा गुस्सा भी ख़त्म हो गया। वैसे इसके अंदर है क्या, ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने उससे पूछा भी था तो बोली जब प्राची खोलेगी तब देख लेना। ठीक है, मैं इसे अभी खोलती हूँ। गिफ्ट खोलते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और खुशी से चमकने लगती हैं। एक प्यारी सी गले की चेन जिसमें प्राची का नाम बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा हुआ था, देखने में बहुत ही एक्सपेंसिव लग रही थी। आर्यन देखो ये कितनी ब्यूटीफुल है ना, और कितनी एक्सपेंसिव भी। तुम मेरी तरफ से आराध्या को थैंक यू बोल देना। हाँ मैं बोल दूँगा,
पर एक बात समझ नहीं आई, उसे तुम्हें इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट देकर सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत थी? क्या बेबी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? आराध्या ने मुझे सॉरी गिफ्ट दिया है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? या फिर तुम्हें मुझे छोड़कर उसे लाइक करने लगे हो? नहीं प्राची, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। अच्छा, हमें चलना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया। ओके बेबी। शैलजा जी, शुभम, मीनाक्षी, तुम दोनों आ गए? क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक तो है? शुभम, माँ, वो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है, खून की कमी है और कमज़ोरी भी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ भी दी हैं। शुभम, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मीनाक्षी, आज से तुम बस आराम करोगी, समझी तुम? और ख़बरदार, अगर बेड पर से हिली भी तो अगर कुछ भी चाहिए हो तो हम सब हैं, ठीक है? पर माँ, ऐसे कैसे, लकी को भी तो देखना पड़ता है, और फिर आप अकेली क्या क्या करोगी? आराध्या, दीदी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब संभाल लेंगे, लकी को भी, आप बस आराम करिए। आर्यन भी अंदर आते हुए बोला, भैया भाभी आप आ गए चेकअप कराकर? शैलजा जी, हाँ आ गए हैं, और तुम्हारी भाभी को बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। तुम ये बताओ, इतनी देर से कहाँ भटक रहे थे? माँ, फ्रेंड से मिलने गया था, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। भाभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम सब आपके साथ हैं। शैलजा जी, तुम सब जाकर हाथ मुंह धो लो। मीनाक्षी, तुम आराम करो जाकर। आराध्या, आर्यन, तुम दोनों को कल से अपने अपने काम पर जाना है, तुम भी अपनी तैयारी में लग जाओ। शुभम, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। शुभम, माँ, मैं पापा के ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे उनसे थोड़ा काम है। शैलजा जी, ठीक है। आराध्या, माँ, हाँ सबने सब तैयारी कर ली है, आप बता देना, हम खाना लगा देंगे। आपको और मीनाक्षी दीदी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बता देना। ठीक है बेटा, तुम भी जाकर आराम कर लो, हम भी अपने कमरे में जा रहे हैं। आराध्या कमरे में जाती है तो आर्यन बेड पर कुछ फाइल्स बिखेरे बैठा था, वो भी जाकर अपना कुछ सामान चेक करने लगती है। तुमने प्राची को इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट क्यों दिया, वो भी सिर्फ सॉरी बोलने के लिए? क्यों, आपको बुरा लग रहा है कि प्राची को सॉरी गिफ्ट दिया और आपको सॉरी भी नहीं बोला? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? कुछ नहीं, तुमसे पूछना ही बेकार है। हमने तो नहीं कहा था कि आप हमसे पूछिए, लेकिन अब जब आपने पूछा ही है तो बता दें कि हमारी एक फ्रेंड थी प्राची नाम की, उसके लिए हमने वो गिफ्ट लिया था, लेकिन जिस दिन हम उसे ये देने वाले थे उसी दिन वो पता नहीं कहाँ चली गई और हम उसे दे नहीं पाए। तब से हमारे पास पड़ा हुआ था तो सोचा कि आपके जाने मन को ही दे देते हैं। क्या कहा तुमने, जाने मन? हाँ कहाँ है, क्योंकि आप उससे प्यार करती हो तो हमने उसे आपके जाने मन बोल दिया। वैसे तुम मेरी एक हेल्प कर सकती हो। कैसी? मैं प्राची को गिफ्ट देने की सोच रहा था पर समझ नहीं आ रहा था क्या दूँ उसको। ठीक है, हम कर देंगे आपकी हेल्प। वहीं हमें थोड़ा काम भी है, रात में सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। शैलजा जी, हम घर में अपने सब बच्चों के लिए पूजा कराने की सोच रहे थे। मोहन जी, हाँ आपका विचार तो अच्छा है, लेकिन पूजा कराएंगे किस दिन? शुभम, माँ पापा, आर्यन का जन्मदिन आ रहा है, उसी दिन पूजा करा लेते हैं। शैलजा जी, हाँ ये ठीक रहेगा, तो पूजा आर्यन के जन्मदिन पर होगी। सब अपने कमरे में जाओ और सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है। सुबह आराध्या ने जल्दी उठकर सब काम निपटा दिए थे। शैलजा जी अपने कमरे से बाहर आई तब आराध्या डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। अरे बेटा, हम आ तो रहे थे हेल्प करवाने। कोई बात नहीं माँ, हमने कर दिया, कुछ भी थोड़ी हो गया, ये हमारा भी तो घर है। अच्छा माँ, आप सबको बुला लीजिए, हमने नाश्ता लगा दिया। मीनाक्षी, देखिए ना माँ, आराध्या हमें कुछ भी नहीं करने दे रही है, सब कुछ तो इसने कर दिया। दीदी हम तो अब चले जाएंगे स्कूल, आपको और माँ को ही पूरा दिन काम करना है। मीनाक्षी, तुमने कुछ काम करने को छोड़ा भी है, अब पूरा दिन हम क्या करेंगे? आप आराम कीजिए। अच्छा, अब हम स्कूल के लिए निकलते हैं। शैलजा जी, आर्यन छोड़ आएगा, तुम रुको, हम बुलाते हैं। ठीक है माँ। आर्यन बाइक की चाबी घुमाते हुए बाहर आता है और आराध्या से चलो बोलकर आगे निकल जाता है। आराध्या चुपचाप उसके पीछे चली जाती है। घर से निकलकर बाहर मेन चौराहे पर आर्यन को प्राची खड़ी दिख जाती है। आर्यन, प्राची उसे आवाज़ देती है तो आर्यन बाइक उसी के पास रोक देता है। प्राची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे मॉल में थोड़ा सा काम था, पापा को कुछ सामान चाहिए था, वही लेने जा रही थी। क्या तुम मुझे मॉल तक छोड़ दोगे? सॉरी प्राची, मैं आराध्या को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। आराध्या, कोई बात नहीं, आप प्राची को मॉल तक छोड़ दीजिएगा, हम ऑटो से चले जाएंगे। प्राची, ठीक है तो तुम ऑटो से चली जाओ। आराध्या, मैं छोड़ आऊँगा तुम्हें, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं तुम्हें शाम में लेने आ जाऊँगा। ठीक है। आर्यन प्राची को लेकर मॉल चला जाता है और आराध्या ऑटो पकड़कर स्कूल चली जाती है। दोपहर में स्कूल खत्म होने के बाद आराध्या मेन गेट से बाहर आती है तो आर्यन पहले से ही वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? भूल गई माँ ने क्या कहा था कि मैं रोज़ तुम्हें यहाँ छोड़ने और लेने आऊँगा। हम खुद भी आ सकती हैं और वापस भी जा सकती हैं। तो फिर कल हाँ क्यों बोल दिया था? हमने तो बस माँ की वजह से हाँ कर दिया था। अगर हम उनको मना कर देते तो उनको बुरा लगता। हाँ तो जब घर अकेली पहुँचोगी तब माँ पूछेगी नहीं कि अकेली आई हो। हम बोल देंगे कि आप हमें दरवाजे पर छोड़ के वापस ऑफिस चले गए। मतलब बिल्कुल हद है। वरना इतनी धूप में तुम्हें लेने आया तो ये नहीं कि थैंक यू बोलते, उल्टा उस मुझसे लड़े जा रही हो। हम क्यों क्यों कहीं थैंक यू? हमने तो आपसे नहीं कहा था आप हमें लेने आओ, खुद ही चले आए आप। माफ़ कर दो माते, मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। अब तुम घर चलोगे यहीं खड़ी रहोगी? चल रही हूँ, यहाँ से आगे शास्त्री मार्केट है, वहाँ पर मोड़ लीजिएगा। ठीक। कुछ काम था क्या वहाँ? आपने हमसे बोला था ना कि आपको प्राची को कोई अच्छा सा गिफ्ट देना है, तो यहाँ से कोई अच्छा सा गिफ्ट ले लीजिए। थैंक यू, पर गिफ्ट सेलेक्ट करने में हेल्प कर देती तो। आप उसके लिए मेकअप किट क्यों नहीं ले लेते? उसे मेकअप करना बहुत पसंद है। तुम्हें कैसे पता? अरे आप भूल गए, सुबह ही तो हमने प्राची को देखा था और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मेकअप बहुत पसंद है। हाँ वो तो है, उसे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप प्राची को कब से जानते हैं? शायद 5 या 6 महीने हुए होंगे। अच्छा। हाँ, मैं उससे पहली बार कोको कैफ़े में मिला था। वो गलती से आकर मेरी सीट पर बैठ गई थी। मैं अक्सर उसी कैफ़े में जाया करता था, वो भी उसी कैफ़े में जाया करती थी। धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर प्यार। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। इतनी जल्दी आपको प्यार भी हो गया? आराध्या ने बात ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा मेकअप किट तो ख़रीद ली, अब घर चलें? प्यार तो कभी भी हो जाता है, इसमें क्या जल्दी क्या देर। अच्छा ठीक है, अब घर चलिए। आर्यन बाइक स्टार्ट करता है और आराध्या से पूछता है तुम्हें कभी किसी से हुआ है क्या प्यार? बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत। ओके ओके, गुस्सा मत करो। लो घर भी आ गया। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं ये गिफ्ट प्राची को देकर आता हूँ। आज घर में पूजा थी और आर्यन का बर्थडे भी। पूजा शैलजा जी ने घर के सभी बच्चों के लिए रखी थी। सबने सुबह ही आर्यन को बर्थडे विश कर दिया था, पर आराध्या तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। आर्यन सोच रहा था पूरी फैमिली ने विश किया, पर ये कहाँ गई? आर्यन की नज़र टेबल पर रखे पेपर पर गई, जिस पर बहुत ही प्यारे तरीके से लिखा था हैप्पी बर्थडे। पेपर पढ़कर उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। फिर वो आराध्या को ढूंढने लगा, पर काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो उसे कहीं नहीं मिली। देवर जी देवरानी जी रसोई में हैं, 4 बजे से उठकर लगी हुई है प्रसाद बनाने में। फिर मेहमान आ गए हैं तो उनके लिए खाने की तैयारी भी कर रही है। आपने पूरे घर में ढूंढ लिया पर रसोई छोड़ दी। मीनाक्षी आर्यन को आराध्या को ढूंढता देख बोली। मीनाक्षी को बेड रेस्ट बोला गया था तो वो कुछ भी काम नहीं करवा पा रही थी, इसीलिए शैलजा जी ने उसे एक जगह बैठने को कह दिया था। पर मीनाक्षी तो सुन ही नहीं रही थी, तो आराध्या ने कुछ रिश्तेदारों को उसके पास बैठा दिया, जिससे मीनाक्षी उन सब की बातों में बिजी हो जाए। शैलजा जी पंडित जी के पास बैठकर पूजन सामग्री वगैरह देख रही थी और कुछ ज़रूरी बात भी उन्हें करनी थी। आराध्या सबको चाय नाश्ता कराने में लगी थी। कुछ देर बाद पूजा शुरू होने वाली थी तो शैलजा जी ने उसे तैयार होने भेज दिया था। वो तैयार होकर आ गई। सभी लोग पूजा में जोड़े से बैठे थे। आर्यन का मन नहीं था, लेकिन फिर भी उसे बैठना ही पड़ा। अगर नहीं बैठता तो माँ पापा को बुरा तो लगता, साथ में उनके मेहमान भी तरह तरह की बातें करते। पूजा संपन्न होने के बाद आराध्या ने सभी लोगों को खाना खिलाया। शुभम लकी को संभाल रहा था और आर्यन आराध्या की हेल्प कर रहा था। शैलजा जी, मोहन जी बाकी के रिश्तेदारों को देख रहे थे। सब काम खत्म होने में 9 बज गए थे। सब लोग हॉल में बैठे थे। आराध्या सबके लिए शरबत बनाने चली गई थी। आर्यन, माँ मैं बाहर जा रहा हूँ, फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आप लोग सो जाइएगा, मैं एक चाबी अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब इतनी रात पे तुम जाओगे और फिर पता नहीं कितनी देर में वापस आओ। माँ प्लीज़ जाने दो ना, जल्दी आ जाऊँगा। मोहन जी बोले। जाने दीजिए शैलजा जी उसे, आज उसका बर्थडे है तो दोस्त पार्टी वगैरह मांग रहे होंगे। पूरा दिन तो बेचारा आपकी पूजा पाठ में लगा रहा। ठीक है जाओ, पर जल्दी वापस आना। ठीक है माँ बोलकर वो चला जाता है। दोस्त तो बहाना था, मिलना तो प्राची से जाना था, क्योंकि वो सुबह से 50 बार मैसेज और कॉल्स कर चुकी थी। शैलजा जी, आराध्या बेटा तुम भी जाओ, चेंज कर लो और आराम करके सो जाओ। सुबह से लगी हो, चेहरे पर थकान साफ दिख रही है। हाँ माँ बच जा ही रही थी। कमरे में जाकर वो नीचे ही बैठ जाती है, फिर वैसे ही आंखें बंद करके लेट जाती हैं। थोड़ी ही देर पे उसे अपनी डायरी का ख्याल आता है, फिर उसे लिखना शुरू कर देती है और कपड़े चेंज करना भूल जाती है। आर्यन प्राची से मिलने जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे किसी आदमी से बात करता सुन लेता है।
मैंने तुमसे कहा ना कि आर्यन मुझ पर बहुत पैसे उड़ा रहा है। कुछ दिन और उसे उड़ाने दो, उसके बाद उसे मैं तुमसे मिलवाऊंगी, तुम्हें अपना पापा बनाकर। फिर तुम उसके सामने बिजनेस डूबने और घर की नीलामी वाली बात बोलकर पैसे निकलवा लेना, और फिर हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। आर्यन सब बातें सुन चुका था और समझ भी चुका था कि प्राची धोखेबाज है। उसे गुस्सा तो बहुत आया, फिर जाकर अभी 2 थप्पड़ कसकर उसने ऐसा ठीक करना सीख नहीं समझा। वो लड़ना या झगड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो प्राची से बिना मिले ही घर लौट गया। शैलजा जी पानी पीने के लिए रसोई में जा रही थी। आराध्या के कमरे का गेट खुला हुआ था और लाइट भी जल रही थी। वो लाइट और गेट बंद करने जा ही रही थी कि पीछे से आर्यन ने आवाज़ दे दी। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे कमरे की लाइट जल रही थी, गेट भी खुला था, वही बंद करने जा रही थी। वैसे आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपने ही तो बोला था जल्दी आने को। पर आप अभी तक सोई क्यों नहीं? कमरे में ही लेटी थी, प्यास लगी थी तो पानी पीने जा रही थी। आप यहाँ बैठिए माँ, मैं लेकर आता हूँ। और कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए। नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस तुझसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बताइए, क्या बात है? बेटा आराध्या ठीक तो है ना? क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही पूछ रही थी। आराध्या चुप चुप सी रहती है, कम बोलती है, बस इसीलिए पूछ रही थी। तुम भी उससे बात कम करते हो। देखो बेटा, उससे बातें क्या करो, थोड़ा समय गुजारा करो उसके साथ। अगर उसे कोई भी दिक्कत होगी तो वो सबसे पहले तुम्हें बताएगी। अगर तुम उससे ऐसे भागोगे तो फिर वो अपने दिल की बातें किसे बताएगी? ठीक है माँ, मैं उससे बात करता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए और जाकर सो जाइए। हाँ, तुम भी जाओ अपने कमरे में। शायद आराध्या लाइट बंद करना भूल गई और ऐसे ही सो गई। शैलजा जी अपने कमरे में चली जाती है और आर्यन अपने कमरे में। वहाँ जाकर देखता है आराध्या ज़मीन पर उल्टी लेटी डायरी लिखते लिखते ही सो गई थी। पेन हाथ से छूटकर वहीं डायरी के पेज पर रखा था। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए हुए थे। बहुत थकी हुई थी। पता ही नहीं चला कि कब वो लिखते लिखते फर्श पर ही सो गई। हरी साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। बालों की लंबी चोटी जिसमें गजरा लगा हुआ था, मांग में सिंदूर, आंखों में काजल, उसके पतले होंठों पर हल्की सी लाली थी। सोते हुए उसकी बालों की पतली सी लट चेहरे पर आकर बैठ गई थी। इतने सुकून से सो रही थी कि किसी के भी आने का एहसास ही नहीं हुआ। आज आर्यन बहुत गौर से उसे निहार रहा था। वो आराध्या की डायरी को धीरे से उसके हाथ के नीचे से निकाल लेता है और आराध्या को गोद में उठाकर ठीक से तकिया लगाकर बेड के एक किनारे पर लिटा देता है। खुद दूसरे किनारे पर बैठकर जिस पेज पर पेन था उसी पेज को पढ़ने लगता है। आज हमने प्राची से झूठ बोल दिया कि आर्यन नहीं आ पाएंगे, जिससे शायद आर्यन जी को सच पता चल जाए। पता नहीं आर्यन जी को सच पता चलेगा भी या नहीं। प्राची को यकीन दिलाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। बिना वजह हमने आर्यन जी का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अगर टाइम पर नहीं करते तो शायद प्राची को पता चल जाता कि आर्यन जी का फ़ोन स्विच ऑफ नहीं था, बल्कि हमने अपने फ़ोन से प्राची को झूठा मैसेज भेजा था। आर्यन सोचने लगता है कि आराध्या प्राची को पहले से जानती है क्या? और अगर जानती भी थी तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? और इसने मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कब किया और फिर ऑन कब किया? अब तो इन मोहतरमा की डायरी से ही मुझे सब कुछ सच पता चलेगा कि आराध्या प्राची को पहले से जानती थी या नहीं। फ़िलहाल तो डायरी को संभाल कर रखना पड़ेगा। अगर आराध्या को मेरी इतनी चिंता है तो बताती क्यों नहीं? जब भी मैं बात करूं तो ठीक से बात भी नहीं करती। फ्रेंडशिप के लिए हाथ भी बढ़ाया तो भी मना कर दिया। आखिर चल क्या रहा है इसके मन में? वो डायरी के कुछ पेज पीछे पलटता है। आज हमें लड़के वाले देखने आए। हमारा मन नहीं था, पर माँ की मरने वाली धमकी की वजह से हमने कुछ नहीं कहा और गुस्से में बिना लड़के को देखे और जाने माँ पापा से बोल दिया, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। माँ पापा ने भी रिश्ता पक्का कर दिया। हमारा गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल पर पहुँच गया था। हमने भी मना नहीं किया। ओह, अब आई बात समझ में कि इसने मुझे बिना देखे जाने हाँ क्यों बोल दी। आर्यन अगला पेज पलटता है। आज हमारी सगाई थी। सुबह से ही घर में चहल पहल थी। सब खुश थे पर हम नहीं। सब अपनी अपनी बातों में लगे थे और हम एक कोने में बैठे पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद हमें तैयार होने के लिए बोल दिया गया। फिर हमारी सगाई हुई। लकी हमारी गोदी में ही बैठा था और आर्यन जी हमसे बार बार कह रहे थे कि उन्हें कुछ बात करनी है, कुछ बात करनी है, पर हमने उन्हें इग्नोर कर दिया।
हमारा किसी से भी बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कुछ देर बाद मीनाक्षी दीदी आ गई थी तो हम वहाँ से हटकर दूसरी जगह बैठ गए। मैं कब से बोल रहा था बात करनी है, पर इसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। ऐसे भी कोई इग्नोर करता है क्या? फिर अगला पेज पलटता है। आज हमारी शादी की शॉपिंग थी। जब हमें शादी में ही इंटरेस्ट नहीं था तो फिर शॉपिंग में भी क्यों होता? इसीलिए हमने झूठ बोल दिया कि हमें चक्कर आ रहे हैं और घर पर ही बैठ गए। पर फिर भी हमें परेशान करने वालों की कमी नहीं है। आर्यन जी को पता नहीं कहाँ से हमारा नंबर मिल गया और फिर तो वो बस हमें मैसेज पर मैसेज और कॉल पर कॉल किए जा रहे हैं। जब हम कॉल ही नहीं उठा रहे तो क्या ज़रूरत है बार बार कॉल और मैसेज करने की? इतनी मुश्किल से तो तुम्हारे पापा के फ़ोन से नंबर लिया था, लेकिन तुम तो उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी और मैसेज का एक भी रिप्लाई नहीं दिया। मुझे इतनी गुस्सा आ रहा था उस टाइम कि फ़ोन ही उठाकर फेंक दूं। पर अब कर भी क्या सकते हैं। जैसे ही आर्यन आगे पढ़ने के लिए पेज पलटता है, आराध्या भी आर्यन की ओर सोते हुए पलट गई, जिससे आर्यन थोड़ा हड़बड़ा गया और डायरी को साइड में रखकर आगे फिर कभी पढ़ूंगा सोचकर लेट गया। सुबह में जब आराध्या की आंख खुली तो वो थोड़ी हैरान हो गई खुद को बेड पर देखकर। फिर उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी तो झट से उठकर रेडी होने चली गई। वापस आई तो आर्यन जाग चुका था। आर्यन को आज आराध्या पर बहुत प्यार आ रहा था। वो बैठे हुए उसी की तरफ देखे जा रहा था। हमें ऐसे घूरना बंद कीजिए। आर्यन हड़बड़ा जाता है, उठकर बाहर चला जाता है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, इतनी अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। मीनाक्षी की तबीयत आज सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसीलिए शुभम ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली थी। आराध्या ने जल्दी जल्दी सबको नाश्ता करा दिया। मीनाक्षी, शुभम और शैलजा जी तीनों को डॉक्टर के पास भेज दिया गया। मोहन जी काम से चले गए थे। घर में आर्यन और आराध्या लकी को संभाल रहे थे। आर्यन आराध्या की मदद करने को बोल रहा था तो उसने उसे दूध पकड़ा दिया लकी को पिलाने के लिए। पूरे घर में लकी इधर से उधर भाग रहा था और आर्यन उसके पीछे। आराध्या ये सब देखकर हंस रही थी। आर्यन आराध्या को हंसता हुआ देखकर खुश हो गया। फिर बोला, तुम हंस क्यों रही हो? ये तो गलत बात है। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो? ये तो नहीं कि हेल्प कर दूँ। हमने तो नहीं मांगी थी आपसे हेल्प, आपको ही करनी है तो कीजिए। और वैसे भी हमारी मर्जी, हम तो हंसेंगे। अच्छा रुको, तुम अभी बताता हूँ। वो उसके पीछे जाता है लेकिन आराध्या उठकर भाग जाती है। आराध्या आगे आगे तो आर्यन उसके पीछे पीछे। अब लकी बैठकर हंस रहा था। भागते भागते अचानक आराध्या का पैर स्लिप हो गया। वो गिर जाती और उसके अचानक से गिरने से आर्यन अपनी स्पीड पर ब्रेक नहीं लगा पाता, इसीलिए वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और कुछ पल एक दूसरे में ऐसे ही खो जाते हैं। आराध्या को कुछ होश आती है तो धीरे से बोलती हैं, लकी को दूध पिलाना है, हटिए, और उठकर चली जाती हैं। आर्यन वहीं फर्श पर लेटे हुए बस एकटक आराध्या को देख ही जाता है। शुभम, हेलो आर्यन, डॉक्टर ने बोला है मीनाक्षी को अभी एडमिट करना पड़ेगा, उसकी हालत थोड़ी नाजुक है। तुम और आराध्या लकी को संभाल लेना, माँ मेरे साथ है और अगर कोई ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा, ठीक है? ठीक है भैया, आप लकी की टेंशन मत लेना, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। आप बस भाभी और माँ का ख्याल रखिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिएगा। मैं अभी वहाँ थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं, तुम अभी घर पर ही रुको, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं फ़ोन करके बुला लूँगा। अच्छा, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। आराध्या, क्या हुआ भैया, क्या बोल रहे थे? भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनकी हालत थोड़ी नाजुक है और लकी का ख्याल रखने को कहा है। हम लकी को अच्छे से संभाल लेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम ना सबके लिए खाना बना देते हैं, आप भी खा लीजिएगा और हॉस्पिटल में भैया और माँ को भी खिलाइएगा और भाभी के लिए भी कुछ बना देंगे। ठीक है, तुम खाना बनाकर पैक करो, पहले मैं सबको खिलाऊंगा, उसके बाद घर आकर खाऊंगा। लकी को तब तक मैं देखता हूँ। चलो लकी आओ, हम ना आपकी पीपी गाड़ी से खेलेंगे। आराध्या, वो लकी के खिलौने हमारे कमरे में ही रखे हैं। आर्यन, अच्छा, मतलब तुम्हारे कमरे में? तो फिर मेरा कमरा कौन सा है? हमारा मतलब कि आपके कमरे में ही रखे हैं। अच्छा, तो फिर तुम्हारा कमरा कौन सा है? आप समझ गए ना कि किस कमरे में खिलौने हैं, तो फिर आप जाइए, लकी के साथ खेलिए, हमें खाना बनाना है। हाँ हाँ समझ गया, जा रहा हूँ। वैसे बता दूँ कि कमरा दोनों का ही है, तो हमारे तुम्हारे की जगह अपने कमरे में ही बोल सकती हूँ। आराध्या बिना जवाब दिए जाने लगती है।
आर्यन उसे पीछे से आवाज़ देता है, सुनो जाने मन, कल तुम बहुत सुंदर लग रही थी और आज ये ग्रे कलर में तो तुम बहुत ही लाजवाब लग रही हो। अगर कोई देखे ना तो देखता ही रह जाए। लगता है आपका प्राची के साथ झगड़ा हो गया है, तभी ऐसी ऊँट पटांग बातें कर रहे हैं आप, कहकर आराध्या रसोई की तरफ जाने लगी। आर्यन प्राची का नाम सुनकर चुपचाप लकी को लेकर कमरे में चला गया। वो लकी को बेड पर बिठाकर उसके खिलौने देता है। चाचू मेरी पीपी ना सबसे तेज चलेगी, देखना आप। लकी तोतली सी जबान में आर्यन से बोलता है, आप अपनी पीपी चलाओ, मैं यहीं बैठा हूँ। कल रात आराध्या की डायरी जो उसने उठाकर रख दी थी उसे निकालने लगा। कमरे के गेट को अंदर से बंद कर दिया कि कहीं आराध्या उसे उसकी डायरी पढ़ता हुआ ना देख ले। आर्यन ने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। पहला पेज, डायरी पर बड़े बड़े अक्षरों में टाइटल लिखा था, मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसे पढ़कर आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। उसने अगला पेज पलटा और पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी डायरी। वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स आए गए, पर उनमें से कोई भी मेरी बेस्टी नहीं थी। बस सब अपने मतलब में चौकस रहे। बेशक देर से ही सही, पर हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं उनमें से कोई भी हमारा सबसे अच्छा फ्रेंड नहीं है। पर अब बात ये आती है कि हम ये सब क्यों लिख रहे हैं अपनी डायरी में, तो वो इसीलिए क्योंकि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है। अब अपना गुस्सा माँ पापा पर तो निकालेंगे नहीं, छोटे भाई पर भी नहीं निकाल सकते। वो तो वैसे भी घर पर नहीं है, शाम को आएगा। तब तक हम रोना तो चाहते ही नहीं, इसीलिए ऐसे निकाल रहे हैं। या फिर ऐसा करते करते आदत पड़ गई है अपना गुस्सा निकालने की। वैसे काफ़ी अच्छी आदत पड़ गई है हमारी, क्योंकि हमारा ऐसा करने से किसी को भी तकलीफ़ नहीं होगी और हमें भी थोड़ी शांति मिलेगी। हाँ, तो अब हम बताते हैं कि इतनी देर से ये जो भी हमने अपना गुस्सा निकालने के लिए लिखा था, उस गुस्से की वजह आज हमारी प्यारी सी फ्रेंड, जिसका नाम अभी हम लिखना नहीं चाहते, वो हमें छोड़कर कॉलेज के लिए निकल गई और हम गली के बाहर वाले चौराहे पर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन वो हमें फ़ोन करके खुद भाग गई। उसकी वजह से हम इतना लेट हो गए कि फिर डांट अलग से पड़ी, और तो और उसके चक्कर में 30 मिनट वहीं खड़े रहे। वहाँ तो शॉप वाले का लड़का हमें ताड़ता रहा और गाना भी गा रहा था। सच्ची में इतना गुस्सा आ रहा था कि बता नहीं सकते। अगर हम वहाँ थोड़ी देर और खड़े रहते तो वो ऐसे ही ताड़ता रहता, तो हम ईंट उठाकर उसका सर फोड़ देते। वैसे हम ये फालतू बातें कभी कभी अच्छे मूड में भी लिख देते हैं, जब हमारा बहुत ज़्यादा मन होता है लिखने का। आर्यन अपने आप से ही बोला, वाह बेटा, गुस्से में लिखती है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, काफ़ी क्यूट है। पर फ्रेंड का नाम तो लिखना चाहिए, पता तो चलता कि कहीं प्राची तो नहीं। चलो कोई नहीं, आगे कहीं ना कहीं तो कुछ पता चल ही जाएगा। वैसे लड़के तो ताड़ेंगे ही ना, इतने सुंदर जो हो। मैंने पहली बार देखा था तो मैं भी तुम में ही खो गया था, पर फिर अचानक से मुझे प्राची की याद आ गई। आखिरकार मैं उससे प्यार करता था, ऐसे धोखा नहीं दे सकता था। लेकिन उसने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, गिफ्ट्स पर मरती रही। उसे तो ये भी नहीं पता कि मुझे सच पता चल चुका है। लकी लकी, आराध्या कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर आवाज़ दे रही थी और दरवाज़ा खटखटा रही थी। गेट खोलिए, खाना बन गया है, बाहर आइए। वो मन में ही सोचने लगती है, लकी के साथ खेल रहे थे तो गेट लगाने की क्या ज़रूरत थी? लकी कहीं भागा जा रहा था क्या? आर्यन जल्दी से आराध्या की डायरी को छुपा देता है और लकी की तरफ देखता है, पर वो तो अपनी पीपी चलाते चलाते ही सो गया था। फिर वो जाकर गेट खोल देता है। धीरे बोलो थोड़ा, लकी सो रहा है। हमें माफ़ कर दीजिए, मैं पता नहीं था, लकी सो रहा है। अच्छा आप चलिए, खाना बन गया है, पहले खाएंगे या देने जाएंगे? वो आर्यन से पूछती है। पहले देने जाऊंगा। अच्छा हम लाते हैं। एक बात पूछूं, तुम अभी लकी का नाम लेकर दरवाज़ा खुलवा रही थी, पर तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया? बस ऐसे ही। कैसे ही? अब तुम बताओ, लकी तो इतना छोटा सा है, वो गेट कैसे खोलेगा? तुम मेरा नाम ले सकती थी। वो तो हमने ऐसे ही लकी का नाम ले लिया। ओह समझ गया, तुम अपने पति का नाम नहीं लेती हो। मैं बेटा कितना बुद्धू हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लीजिए टिफ़िन, चाहिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ हाँ जा रहा हूँ, कहकर वो गाड़ी की चाबी लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, आज सुबह से ही अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। आराध्या वहीं रखी कुर्सी पर बैठकर सोचने लगती है, अगर प्राची के बारे में पता चल गया होता तो अभी तक तो ये गुस्से में लाल होते, पर यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। भैया माँ भाभी कहाँ हैं, कैसी हैं? आर्यन हॉस्पिटल पहुंचकर शुभम और शैलजा जी से पूछता है। शैलजा जी कहती हैं वो ठीक है, रात तक उसकी डिलीवरी हो जाएगी, तो टेंशन मत लो। ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? माँ, आराध्या ने खाना भेजा है आप सबके लिए, वही लेकर आया था। चलो आप दोनों जल्दी से हाथ धोकर आइए, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। माँ, इसमें भाभी के लिए भी भेजा है, ये आप उनको खिला देना। शुभम, तूने खाया? अभी नहीं भैया, पहले आप सब खा लो, उसके बाद मैं घर जाकर खाऊंगा। शैलजा जी,
लकी और आराध्या ठीक है, ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे तुम दोनों चाचा भतीजे मेरी बहू को? माँ, लकी सो रहा है, हम दोनों आपकी प्यारी बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे। और मैं तो कितना सीधा साधा हूँ, मैं भला कैसे किसी को परेशान कर सकता हूँ? हाँ हाँ, बस कर अब नौटंकी, चल अब घर जाओ और कुछ खा पी लेना, बहुत इंतज़ार कर रही होगी। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, अगर कुछ ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना। आप इतनी जल्दी आ गए, दीदी कैसी हैं? डॉक्टर ने क्या बोला? माँ और भैया ने खाना खा लिया? आराध्या आर्यन को देखकर बोली। अरे सांस तो ले लो, क्या मतलब आपका? एक साथ इतने सारे सवाल की तुमने लिस्ट लगा दी। रात तक भाभी की डिलीवरी हो जाएगी। माँ भैया सबको खाना खिला दिया है, तुम टेंशन मत लो। ठीक है, आप हाथ मुँह धो लीजिए, हम आपके लिए भी खाना लगा देते हैं। तुमने खा लिया? अभी नहीं। ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ ही खा लेना, वैसे भी अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। आराध्या कुछ नहीं बोली। लक्की उठा नहीं अभी तक? आर्यन ने पूछा तो आराध्या ने जवाब दिया, उठ गया है, अंदर खेल रहा है, हम अभी उसे लेकर आते हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ा बहुत खा लेगा। ठीक है, ले आओ। शाम के 7 बज रहे थे। हॉस्पिटल से शैलजा जी ने आराध्या को फ़ोन किया कि उनके परिवार में एक सदस्य और आ गया है, नन्ही सी गुड़िया, और मीनाक्षी भी ठीक है। ये सुनकर आराध्या बहुत खुश हो गई। उसे बच्चे बहुत पसंद थे और अब तो घर में एक और बच्ची आ गई। आराध्या अपनी खुशी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आर्यन वहीं सोफे पर बैठा था और लकी भी अपने चाचू को पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बता रहा था। आराध्या ने झट से आकर लकी को गोदी लेकर फट से उसके गाल खींचकर किस कर दिया और ज़ोर ज़ोर से गले लगा लिया। आर्यन ने उसे टोका, क्या हुआ, एकदम से इतनी खुश कैसे? पर आराध्या तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी। उसने लकी को गोदी से उतारकर आर्यन के गाल पर किस कर दिया और ज़ोर से उसके गले से चिपक कर बोली, अपने घर में गुड़िया आई है, हम बहुत खुश हैं, हमारे लिए एक शादी और आ गया। आर्यन ने तो ये सोचा ही नहीं था कि आराध्या उसे किस कर देगी और गले लग जाएगी, क्योंकि वो हमेशा अकड़ू की तरह बिहेव करती थी। वो एकदम से उससे अलग हुई और नज़रें नीचे करती हुई बोली, वो हमको ज़्यादा ही खुश हो गए, हमें ध्यान ही नहीं रहा कि आप लकी नहीं हो। फिर वो उठकर जाने लगती है, लेकिन आर्यन पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे आराध्या का संतुलन बिगड़ जाता है और वो आर्यन की गोदी में बैठ जाती है। आराध्या की तो सांस ही अटक गई थी, वो कांप रही थी, जिसे आर्यन अच्छे से महसूस कर पा रहा था। आर्यन ने उसको साइड में अपने पास बिठाया और सॉरी बोलने लगा, वो मेरा इरादा ऐसा कुछ भी करने का नहीं था, मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए, आपको क्या बात करनी थी? आराध्या अटक कर बोली। आर्यन उसके अटकने से समझ गया कि वो अजीब फील कर रही है। उसने आराध्या की तरफ पानी का ग्लास आगे किया और बोला, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम भी हॉस्पिटल चलें, भाभी और गुड़िया को देखाएंगे। पहले पापा जी को घर तो आने दीजिए, वो भी आने वाले होंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी पापा से पूछता हूँ कि उनको कितनी देर लगेगी घर आने में। वो अपना फ़ोन निकालकर मोहन जी को कॉल करता है। 1-2 रिंग बजने के बाद वो फ़ोन उठा लेते हैं। पापा, अपने घर गुड़िया आई है। हाँ पापा, आप कहाँ हो? अच्छा ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, बोलकर फ़ोन कट हो जाता है। आराध्या, क्या हुआ पापा जी, क्या बोल रहे थे, कितनी देर लगेगी उन्हें घर आने में? आर्यन, माँ ने पापा को पहले बता दिया था कि गुड़िया के आने का। पापा को अचानक ही शहर से बाहर जाना पड़ा कुछ काम के सिलसिले में, तो अब हम चलें? ठीक है, चलते हैं, तुम घर लॉक करो, लकी को लेकर बाहर आओ, तब तक मैं बाइक निकालता हूँ। जी ठीक है। ठीक से बैठना और लकी को भी अच्छे से बिठाना। हम तो ठीक से ही बैठे हैं और लकी को भी अच्छे से बिठाया, बस आप ठीक से चलाइएगा, हमें मरने का कोई शौक़ नहीं है। कुछ ही देर बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। लकी तो सीधा जाकर अपनी दादी और पापा की गोदी में चढ़ गया। आराध्या, अब दीदी कैसी हैं? शैलजा जी, अब वो बिल्कुल ठीक है, कल उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आराध्या, ठीक है माँ, तो आप और भैया घर जाइए और आराम कीजिए, यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे, आप लोग सुबह से यहाँ पर हो। आर्यन, हाँ माँ, आप और भैया घर जाइए, यहाँ पर हम सब संभाल लेंगे। नहीं बेटा, हम यहीं रुकते हैं, तुम दोनों लकी को लेकर घर जाओ। मीनाक्षी तो अभी होश में नहीं है, तो लकी को तो तुम दोनों को ही संभालना है। पूरी रात हम तो संभाल नहीं पाएंगे उसे, हमारे पास तो 10 मिनट भी नहीं रुकता है। आराध्या के पास तो पूरा दिन रहता है, तो तुम दोनों ही उसे संभालो। शुभम, हाँ माँ ठीक कह रही है, तुम दोनों लकी को और घर को संभालो, हम यहाँ देखते हैं। बहुत जिद करने के बाद आर्यन और आराध्या लकी को लेकर घर वापस जाने के लिए मान गए। घर लौटते वक्त रास्ते में आइसक्रीम की दुकान पर, जिस पर बड़ी सी आइसक्रीम की फ़ोटो लगी थी, उसे लकी ने देख लिया और आइसक्रीम खानी है करने लगा। आराध्या एक साइड पैर करके बैठी थी और लकी को उसने अपनी गोदी में बिठाया हुआ था, इसीलिए जाते हुए उसे वो आइसक्रीम की दुकान दिखी नहीं, पर आते हुए दिख गई। आराध्या, गाड़ी रोकिए। आर्यन, क्या हुआ?
लक्की को आइसक्रीम खानी है। अच्छा चलो। वो दोनों लक्की को लेकर अंदर जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। आर्यन आइसक्रीम लेकर घर आता है। आराध्या तो लक्की को खिलाने में लगी हुई थी, क्योंकि वो अपने हाथ से खा कम रहा था और फैला ज़्यादा। आर्यन अपनी आइसक्रीम खाते हुए आराध्या को देखने में लगा था। फिर उसने आराध्या की आइसक्रीम उठाई और उसे खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो आराध्या उसे घूरने लगती है। घूरो मत, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। तुम लक्की को खिलाने में बिजी थी और तुम्हारी आइसक्रीम बही जा रही थी, इसीलिए तुम लक्की को खिलाओ और मैं तुम्हें। आराध्या चुपचाप उसका कहना मान लेती है। प्राची भी पीयूष के साथ यहाँ आइसक्रीम खाने आई हुई थी। उसे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये आर्यन मेरे फ़ोन और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा और यहाँ बैठकर आइसक्रीम खा रहा है। और इस आराध्या के बच्ची ने तो कहा था कि आर्यन से दूर रहेगी, फिर यहाँ बैठकर उसके हाथ से आइसक्रीम क्यों खा रही है? पीयूष, तुम्हें क्या आर्यन किसी को कुछ भी खिलाए, हमें तो बस पैसे ऐंठने से मतलब है। कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लगी हो? पीयूष ने शक भरी निगाहों से उससे पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। प्राची पीयूष के गुस्से वाले रूप से डरती थी, लेकिन वो आर्यन को पसंद करने लगी है ये बात अगर पीयूष को बता देती तो वो पता नहीं क्या कर देता, इसीलिए झूठ बोल गई। आइसक्रीम खाने के बाद आर्यन आराध्या घर वापस आ गए। रात हो चुकी थी। लक्की भी आराध्या की गोद में लेटा हुआ था। वो सोने को ही था, इसीलिए आराध्या वहीं बैठ के कोने पर लक्की को लेटाकर लेट गई और उसे सुलाने लगी। आर्यन भी दूसरे कोने में लेट गया। अगले दिन शैलजा जी और शुभम मीनाक्षी और गुड़िया को लेकर घर आए। आराध्या ने बहुत अच्छे से सबका स्वागत किया। शुभम मीनाक्षी की बेटी का नाम गुड़िया ही रख दिया गया। आर्यन आराध्या को पसंद करने लगा था। बीच बीच में आर्यन आराध्या की डायरी भी पढ़ लिया करता था। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतने लगे, जिसमें प्राची आर्यन को कॉल या मैसेज करती तो आर्यन बाद में बात करूंगा कहकर टाल देता। आर्यन का उसे बार बार टालना प्राची के बस के बाहर हो रहा था, इसीलिए उसने आर्यन को पीयूष से छुपकर धमकी भरा मैसेज भेज दिया कि वो उसकी बुलाई जगह पर पुरानी हवेली के पीछे वाले गार्डन में नहीं आया तो वो आत्महत्या कर लेगी और सारा इल्ज़ाम आर्यन पर डाल देगी। आर्यन मैसेज पढ़कर उसे कॉल करता है, लेकिन फ़ोन पीयूष उठा लेता है, जिससे वो आर्यन की सारी बातें सुन लेता है जो वो प्राची के पागलपन को डांटने के लिए बोल रहा था। पीयूष बिना कुछ बोले फ़ोन कट कर मैसेज चेक करता है, जिससे उसे उस जगह के बारे में पता चल जाता है। प्राची पीयूष के लिए पानी लेने गई हुई थी, इसीलिए उसे आर्यन के कॉल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। पीयूष भी उसे कुछ नहीं बताता। आर्यन को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। बहुत सोचने समझने के बाद वो पुरानी हवेली के पीछे वाले गार्डन में जाने का फैसला करता है और हड़बड़ी में फ़ोन घर पर ही छोड़ जाता है। थोड़ी देर बाद प्राची फिर से आर्यन के फ़ोन पर मैसेज करती है, मैं 4 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, वरना उसके बाद मुझे कुछ भी करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। कमरे में आराध्या कपड़े रखने आई हुई थी कि आर्यन के फ़ोन की मैसेज ट्यून बज गई। आज ही अपना फ़ोन ले जाना भूल गए, अजीब बात है। वो फ़ोन को उठाकर देखने लगती है और प्राची के धमकी भरे मैसेज पढ़ लेती है और ख़ुद भी उस जगह जाने के लिए निकल जाती है जहाँ प्राची ने आर्यन को बुलाया था। आर्यन प्राची की बुलाई जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ प्राची पहले से आर्यन का इंतज़ार कर रही थी। प्राची, ये सब तुमने क्या नाटक लगा रखा है? प्राची कसकर आर्यन के गले लग जाती है और बोलती है, नाटक तो तुमने लगा रखा है। कॉल या मैसेज करो तो कोई ना कोई बहाना देकर कॉल कट कर देते हो, मिलने भी नहीं आते हो। आर्यन प्राची को अलग करते हुए बोलता है, दूर हटो मुझसे, मुझे तुमसे बात करना, तुमसे मिलना पसंद नहीं। ऐसा क्या हो गया कि तुम ऐसा बोल रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने कि तुम मुझसे दूर भाग रहे हो? वो उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या? ओह, समझ गई कि तुम शादी के बाद अब आराध्या से प्यार करने लगे हो, इसीलिए मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो। हाँ, करता हूँ आराध्या से प्यार, और तुमसे कहीं गुना ज़्यादा करता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो सच्ची है। बेशक कुछ ना बोलती हो, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बोल जाती है। और सबसे बड़ी बात, उसकी वजह से मैं एक गहरे गड्ढे में गिरने से बच गया, जो तुमने और तुम्हारे साथी ने मेरे लिए खोदा था। मुझे सब पता चल चुका है कि तुम मुझसे सिर्फ प्यार का नाटक कर रही थी। मकसद तो तुम्हारा पैसे ऐंठ कर इस शहर और मेरी ज़िंदगी से दूर जाने का था। लेकिन आराध्या की वजह से मुझे तुम्हारा सारा सच पता चल गया। उसने अपने फ़ोन से झूठा मैसेज किया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, फ़ोन स्विच ऑफ होने का, तो उसने सिर्फ बहाना लगाया था ताकि तुम बेफिक्र होकर अपने उस साथी से बात कर सको। और तुमने किया भी वैसा ही। जब मैं आया तो तुम उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी और मैंने सब सुन लिया था। लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गया था क्योंकि मैं ये सारा मामला शांति से सुलझाना चाहता था। मैं मानता हूँ कि तुमने जो भी सुना सब सच था,
लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें धोखा बिल्कुल भी नहीं देती। वो बात मैं सिर्फ इसीलिए कह रही थी कि पीयूष मुझसे प्यार करता है और वो मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं बोलती तो वो कुछ भी कर सकता था। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। वो पीयूष जो भी था तो तुम्हारे प्लान में तुम्हारा साथी ही। तुम बेशक अभी जाकर मुझसे प्यार करने लगी हो, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता हूँ, नफरत। तुम मेरे प्यार के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो, समझी तुम? मैं सिर्फ और सिर्फ आराध्या से प्यार करता हूँ। आराध्या और पीयूष दोनों ही वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन दोनों ही अलग अलग दिशा में एक दूसरे से अनजान थे। दोनों ने ही आर्यन और प्राची की सारी बातें सुन ली थी। पीयूष का चेहरा गुस्से से लाल हुआ जा रहा था। वो प्राची से प्यार करता था, लेकिन जब उसने प्राची की बात सुनी कि उसने पीयूष से झूठ बोला था, तो वो भी आर्यन की वजह से, तो वो उससे रहा नहीं गया और कुछ ढूंढने लगा। वहीं पास में एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, जिसे उसने उठा लिया था। आराध्या की नज़र अचानक से पीयूष की तरफ जाती है। उसे कुछ अजीब लगता है। सोचने लगती है कि कहीं यही तो पीयूष नहीं। वो जल्दी से पुलिस को फ़ोन करके लोकेशन बता देती है और आर्यन की तरफ बढ़ जाती है। पीयूष गुस्से में लाल हाथों में रॉड लिए आर्यन की तरफ बढ़ जाता है। पीयूष की तरफ आर्यन की पीठ थी, इसीलिए पीछे कौन आ रहा है आर्यन को नहीं पता था। प्राची के ठीक सामने आर्यन था, जिसकी लंबाई की वजह से वो पीछे कुछ नहीं देख पा रही थी। पीयूष आर्यन को मारने के लिए जैसे ही रॉड को उठाता है कि तब तक आराध्या बीच में आ जाती है और रॉड उसके सर में लग जाती है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है। आर्यन चीख सुनकर मुड़ता है। पीयूष को देखता है तो उसके हाथ में लोहे की रॉड थी, जिसे वो आर्यन को मारने के लिए फिर से उठाता है। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तेरी वजह से मेरी प्राची मुझसे दूर हो रही है और उसने मुझसे झूठ भी बोला। वो रॉड से आर्यन को मारने ही वाला था कि आर्यन बीच में ही रॉड को पकड़कर खींच लेता है और ज़ोर से पीयूष की पीठ पर मार देता है, जिससे पीयूष वहीं पर गिर पड़ता है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, जिससे वो दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। आर्यन जल्दी से रॉड को छोड़ आराध्या को देखता है। उसके सर से खून निकल रहा था। वो वहाँ बेहोश होकर गिर गई थी। आर्यन उसकी तरफ जल्दी से उसे उठाने के लिए बढ़ता है, लेकिन प्राची उससे पहले आराध्या के पास पहुँच जाती है और उसके गले पर ब्लेड रख देती है। वहीं रुक जाओ आर्यन, नहीं तो मैं इसे मार दूंगी। तुमने इसकी वजह से मेरे प्यार को ठुकराया है ना? इसकी वजह से तुम्हें सच पता चला, लेकिन मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ। देखो प्राची, पागल मत बनो, उसे छोड़ दो। उसके सर से बहुत खून निकल रहा है। खून निकल रहा है तो निकलने दो। इसे इसके किए की सज़ा तो मैं देकर रहूँगी। इसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए। इसने मुझे विश्वास दिलाया था कि ये तुम्हें तलाक दे देगी, लेकिन इसने तो मुझे ही फंसा दिया। तुम पहले से आराध्या को जानती थी? हाँ, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। पहले कभी हम फ्रेंड थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन हमारी दोस्ती कुछ ज़्यादा दिन नहीं चली। पता नहीं आराध्या ने धीरे धीरे मुझसे बातें करना, मेरे साथ रहना कम कर दिया था। कॉलेज पूरा करने के बाद वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन जब तुमने शादी की बात बताई थी, तब मैंने उस लड़की का पता लगाने के लिए पीयूष से कहा था। तब मुझे पता चला कि आराध्या ही वही लड़की है जिससे तुम्हारी शादी तय हुई थी। फिर मैं इसके घर इससे मिलने गई, जिस दिन तुम्हारे और इसके परिवार वाले शादी की शॉपिंग में बिजी थे। इसने मुझसे कहा कि ये कभी हमारे बीच नहीं आएगी। वैसे भी ये शादी करना नहीं चाहती थी, तो मैंने इसके ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन इसने सब खराब कर दिया। बोलकर प्राची ब्लेड को उसके गले पर चुभाने को हुई। रुक जाओ प्राची, प्लीज़। तुम क्या चाहती हो, मैं राध्या को डाइवोर्स दे दूँ? तो मैं दे दूँगा, पर तुम उसको छोड़ दो। मैं इसे छोड़ दूँगी, पर तुम उसको मेरी मांग में सिंदूर भरना पड़ेगा। तुम पागल हो गई हो? मैं पहले से शादीशुदा हूँ और जब तक मेरा डाइवोर्स नहीं होगा तब तक मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरूंगा। तो फिर इसकी मौत के जिम्मेदार भी तुम ही होंगे। आर्यन ने प्राची के पीछे आती हुई पुलिस को देख लिया था, जिसे आराध्या ने पहले ही फ़ोन कर दिया था। इसीलिए वो प्राची को बातों में उलझाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर भरने के लिए तैयार हो जाता है। प्राची खुशी से आराध्या के पास से उठती है। फिर आर्यन आराध्या की तरफ आने को होता है, लेकिन प्राची उसे रोक देती है। उसे वहीं पड़ा रहने दो, ये उसकी सज़ा है। आर्यन प्राची की तरफ बढ़ते हुए ठीक है बोलता है और उसके पास पहुंचकर ब्लेड छीन लेता है। तब तक पुलिस भी आकर पीयूष और प्राची को पकड़ लेती है। आर्यन जल्दी से आराध्या के पास जाकर उसका सर गोद में रखता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन आराध्या को होश नहीं आता। वहीं मौजूद पुलिस ने एम्बुलेंस को बुला लिया था। आर्यन आराध्या को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। आराध्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। उसका खून बहुत बह चुका था। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। आर्यन हॉस्पिटल से
घर पर ही फ़ोन करके सबको आराध्या के हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात बताता है। तो दोनों के परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहाँ आर्यन साइड में बैठा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सब आर्यन से आराध्या के बारे में पूछते हैं, तब आर्यन उन्हें बताता है कि अभी वो ऑपरेशन थिएटर में है, खून बहुत बह चुका है उसका। डॉक्टर ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। शुभम और मोहन जी ने जब आर्यन से पूछा ये सब कैसे हुआ, तो उसने सबको सच सच बता दिया, जिसके बाद उसे सब डांटने लगे। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आते हैं तो आर्यन उनसे पूछता है कि आराध्या अब कैसी हैं। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, हमें अर्जेंट AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है, उनका बहुत खून बह चुका है। मेरा ब्लड ग्रुप सेम है, आप मेरा ले लीजिए, आर्यन बोलकर डॉक्टर के पीछे चला जाता है। आराध्या ठीक उसके सामने लेटी हुई थी, उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे इस हालत में देखकर आर्यन का दिल तड़प उठता है। उसके बगल वाले बेड पर ही आर्यन को लेटने को कहा जाता है। खून देने के बाद नम आंखों से वो बाहर आ जाता है। करीब आधे घंटे बाद जब डॉक्टर बाहर आए तब आर्यन ने फिर से उनसे पूछा, आराध्या अब कैसी है? देखिए, मैं आपको कोई छोटी उम्मीद नहीं देना चाहता, लेकिन अभी हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कब तक होश में आएंगी। उनके सर की चोट बहुत गहरी है और फिर कुछ दवाओं का असर भी है। उनके होश आने का हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 दिन बाद आराध्या को होश आता है। उसके कमरे में नर्स उसे देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए बाहर जाती है। आर्यन नर्स को देखकर उसके पीछे जाकर पूछता है, आराध्या कैसी है सिस्टर? आराध्या के होश में आने के बाद उसे बताती है और उससे डॉक्टर को बुलाने को कहती है। आर्यन भागकर डॉक्टर को बुलाने चला जाता है। आराध्या खुद को किसी अनजानी जगह पर देखकर चौंक गई थी। वह पूरे कमरे में इधर से उधर देखे जा रही थी और उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। इतने में उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी, जो अचानक से खुलता है। सामने से 2 व्यक्ति अंदर आते हैं। आप कौन? मैं कहाँ हूँ? कौन सी जगह है? वो 2 व्यक्ति डॉक्टर और साथ में आर्यन था, जिसने आराध्या से सब पूछती है। आर्यन डॉक्टर से पूछता है कि आराध्या ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। डॉक्टर आर्यन से बोलता है, आप 1 मिनट रुकिए। फिर डॉक्टर आराध्या से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? वो सोचने लगती है। बहुत सोचने के बाद भी उसे अपना नाम याद नहीं आ रहा था। वो आंखों में आंसू लिए बोली, मुझे याद नहीं मेरा नाम क्या है। यह सुनते ही आर्यन चौंक जाता है। डॉक्टर, अच्छा, आपको अपने नाम के अलावा कोई और ऐसी चीज़ जो याद हो? आपके परिवार, आप कहाँ रहती हैं? हमें कुछ भी याद नहीं, बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और किसी की बात भी नहीं सुनती। ये सब देखकर डॉक्टर उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो सो जाती है। आर्यन घबरा जाता है। ये क्या हुआ डॉक्टर मेरी आराध्या को? वो अपनी याददाश्त खो चुकी है, उसे कुछ भी याद नहीं है ना उसका नाम, ना पता, वो कौन है, कहाँ है, उसे कुछ भी याद नहीं। डॉक्टर, उसको याद दिलाने का कोई तो तरीका होगा। डॉक्टर, आप सब उनसे खुलिए मिलिए, हो सकता है उन्हें सब याद आ जाए, पर याद रखिएगा उन्हें किसी भी बात का स्ट्रेस ना हो, उनकी हालत ख़राब हो सकती है। 4 घंटे बाद आराध्या जागती है। अपने सामने आर्यन को देखकर बोलती है, आप कौन हो? क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ? क्या आप मेरे को रिलेटिव हो? शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, पर पहले तुम शांत हो जाओ। देखो आराध्या, तुम्हारा नाम आराध्या है, तुम मेरी पत्नी हो। आराध्या कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप आर्यन को देखती है और उसकी बातों को सुनती है। आर्यन उसके सामने एक एल्बम रखता है और उसे खोलते हुए फ़ोटोज़ दिखाना शुरू करता है। देखो आराध्या, ये तुम हो, ये मैं हूँ, ये हमारी सगाई की फ़ोटो है। देखो हमारी माएँ दोनों कितनी खुश थी उस दिन। दोनों पापा कितने खुशी से गले लग रहे थे जिस दिन अपनी शादी हुई थी। देखो मोनू, उसके चेहरे से तो खुशी न जा ही नहीं रही थी। देखो लकी कैसे तुम्हारी गोदी में बैठा हुआ है और मीनाक्षी भाभी, शुभम भैया कैसे उसे समझा रहे थे, लेकिन वो तो रट ही लगाए रखा था कि छोटी माँ की गोदी से नहीं उतरूँगा। आंसू की एक बूंद उस फोटो पर टपक गई जिसमें आर्यन आराध्या पूरे परिवार के साथ थे। आर्यन आराध्या की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो फोटो को बहुत गौर से देख रही थी। आर्यन उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से बोलता है, आराध्या रो मत प्लीज़, सब ठीक हो जाएगा। हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें, हमें कुछ भी याद नहीं, कुछ भी, और ये फ़ोटोज़ देखकर भी कुछ याद नहीं आ रहा, ना किसी का नाम, ना चेहरा, और ना ही अपना खुद का नाम। वो बोलते हुए आर्यन के गले लग जाती है। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। थोड़ी कोशिश तुम करना याद करने की, थोड़ी कोशिश हम सब करेंगे याद दिलाने की। तुम्हें पता है माँ पापा भैया सब कब से तुम्हारे होश में आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तुम उनसे रोते हुए मिलोगी? नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं, तो इसमें सबकी क्या गलती? हम अपनी वजह से किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे और ना ही रोते हुए मिलेंगे। ये हुई ना मेरी आराध्या वाली बात। आर्यन बोलकर उसके माथे पर
किस करके उसे गले लगा लेता है। मैं हर पल हर जगह तुम्हारे साथ रहूँगा। शैलजा जी, सपना जी, मोहन जी, दीपक जी सब हॉस्पिटल में आराध्या के साथ थे। शुभम मीनाक्षी घर पर थे, लक्की और उनकी छोटी सी गुड़िया के साथ। 2 दिन बाद आराध्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। सपना जी अपनी बेटी को उसके मायके ले जाना चाहती थी, लेकिन आर्यन के बहुत बार बोलने पर आराध्या को उसके साथ छोड़ने के लिए मान गई थी। आराध्या कमरे में बैठी थी तो लकी उसके पास आकर गले से लग गया। छोटी माँ, आप कहाँ थी इतने दिनों से? आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। लकी के इस तरह गले लगकर उसे छोटी माँ कहने और उसे अपनी शिकायतें कहने से आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, मेरा बच्चा लक्की, हम ना आपके लिए नए नए कपड़े लेने गए थे। नोनी नोनी कपड़े लेने गई थी आप? लक्की ने तोतली सी ज़बान से कहा। हाँ बेटा। लक्की बच्चा इधर आओ, देखो मेरे पास आपके लिए क्या है, चॉकलेट। इसे ना आप मम्मा और दादी को खिला कर आओ। आर्यन ने उसे अपने पास बुलाया। लकी चॉकलेट लेकर चला जाता है। आर्यन आराध्या की तरफ देखता है। आराध्या बच्चा है, अब उसे क्या पता कि जिसे वो छोटी माँ कहकर इतना प्यार करता है वो उसे भी भूल गई, लेकिन हम उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने देंगे। अच्छा मेरी बहादुर बच्ची, दवा खा लो। क्या आप भी कुछ भी बोलते हैं, हम बच्चे तो नहीं हैं। तुम बच्ची तो हो, ये दवा खाने में कितने नखरे करती हो। इसमें से ना अजीब सी महक आती है, इसीलिए हमसे खाई नहीं जाती। पर खानी तो पड़ेगी ना। हाँ हाँ खा रही हूँ। गुड गर्ल, आप ना सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। काश हमें सब कुछ याद होता। अगर मैं बेस्ट हस्बैंड होता तो तुम्हारा ये हाल ना होता। आर्यन मन ही मन में सोचने लगता है, मैं बेस्ट हस्बैंड तो नहीं हूँ, पर तुम बेस्ट वाइफ ज़रूर हो, क्योंकि मैंने तुमसा नहीं देखा जाने बन। मुझे ना डॉक्टर से मिलने जाना है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो माया भाभी से बोल देना, ठीक है? जी ठीक है। आर्यन चला जाता है। आराध्या भी अपने कमरे से बाहर आकर माँ के पास बैठ जाती है। शैलजा जी पूछती हैं, कुछ चाहिए था क्या बेटा? नहीं माँ, हमारा अंदर मन नहीं लग रहा था तो हमने सोचा आपके पास ही बैठ जाते हैं, शायद आपसे बात करके हमें कुछ याद आने लगे। मीनाक्षी गुड़िया को लेकर शैलजा जी के पास आ जाती है। लकी तो अपनी पीपी में मस्त था। लकी, मम्मा मम्मा मुझे ना दूध चाहिए। मीनाक्षी, अभी देती हूँ माँ, आप लीजिए तो गुड़िया को। आराध्या, लाइए भाभी, गुड़िया को हम संभालते हैं। मीनाक्षी गुड़िया को आराध्या को देकर लकी को दूध देने चली गई। आराध्या गुड़िया को खिलाने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन आराध्या को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत बदल चुकी थी, वो थी आर्यन और आराध्या का रिश्ता। पहले दोनों एक दूसरे से कम बात करते थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे। आराध्या की नज़रों में आर्यन उसका पति था जो उसका बहुत ख्याल रखता था, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था और उससे बहुत प्यार करता था। आर्यन की नज़रों में आराध्या का एक दूसरा ही रूप था, जिसे आराध्या ने पहले कभी कहीं छुपा कर रखा था, लेकिन जब याददाश्त खो गई तो वो छिपी हुई आराध्या भी बाहर आ गई थी, जो शादी से पहले या बाद में आर्यन से ठीक से बात नहीं करती थी। अब वो उसकी सारी बातें माना करती थी, बात बात पर उसके गले लग जाती थी। बीच बीच में आर्यन आराध्या से छुपाकर उसकी डायरी भी पढ़ लिया करता था, इस उम्मीद से कि शायद उसमें लिखा हो कि आराध्या और प्राची की दोस्ती क्यों टूटी थी। बारिश का मौसम चल रहा था, आसमान में चारों तरफ बादल छाए हुए थे। आराध्या छत पर उदास बैठी हुई थी। ठंडी ठंडी हवा में उसके बाल लहरा रहे थे। बारिश भी शुरू हो गई थी। आराध्या बारिश में पूरी भीग चुकी थी। आर्यन बाजार गया हुआ था। जब वो घर आया तो आराध्या को सब जगह ढूंढने लगा। जब वो कहीं नहीं दिखी तो वो उसे ढूंढने छत पर गया। आराध्या पूरी गीली हो चुकी थी। आर्यन ने उसे आवाज़ दी, पर आराध्या सुन नहीं पाई। आर्यन जल्दी से जाकर आराध्या को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले आया। आराध्या उसे सवालिया नज़रों से देख रही थी कि क्या हुआ, बारिश में क्यों भीग रही थी? अभी तो तुम्हारा घाव ठीक हुआ है। वो बस ऐसे ही। ये लो कपड़े और चेंज करके आओ। आराध्या कपड़े चेंज करके आ जाती है। आर्यन उसे अपने पास बिठाकर उसके बाल पोंछने लग जाता है। तुम थोड़ी देर आराम करो, ठीक है? उसके बाल पोंछने के बाद आर्यन हम उससे कहता है। वो बेड पर लेट जाती है तो आर्यन उसके सर पर हाथ फिराता रहता है। थोड़ी देर बाद वो आंखें बंद कर लेती है। आर्यन उसे सोता समझकर माँ के पास चला जाता है। आर्यन के जाते आराध्या फिर से उठकर बैठ जाती है और अपने आप से ही बोलने लगती है, ये भी ना पूरा दिन आराम कर लो रट लगाए रहते हैं। अब हम कितना आराम करें, कितना सोएं, और पता नहीं क्या इतनी देर में हमें चुभ रहा है। वो तकिया हटाकर देखती है तो उसकी डायरी थी जो रात को आर्यन ने पढ़ते पढ़ते यहाँ रख दी थी। आर्यन जान चुका था कि प्राची और आराध्या की दोस्ती क्यों टूटी थी। आराध्या ने प्राची को पहले भी लड़कों को फंसाते देख लिया था, इसीलिए उसने प्राची से कम बात करना शुरू कर दी थी और धीरे धीरे दोस्ती भी ख़त्म कर दी थी।
वो डायरी को खोलकर पढ़ना शुरू कर देती है। पढ़ते पढ़ते सब बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। उसकी आंखों से आंसू की कुछ बूंदें टपककर डायरी पर गिर जाती हैं। वो आर्यन के पास जाने के लिए उठती है, लेकिन गेट तक आकर वो बेहोश होकर गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर आर्यन भागता हुआ कमरे की तरफ आता है। उसके पीछे पीछे घर के सभी लोग आते हैं। उसे ऐसे गिरा देखकर सब घबरा जाते हैं। आर्यन जल्दी से आराध्या को उठाकर बेड पर लिटा देता है। शुभम डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है। डॉक्टर आकर आराध्या का चेकअप करते हैं। थोड़ी ही देर में आराध्या को होश आने लगता है। आर्यन डॉक्टर से पूछता है, आराध्या ठीक तो है ना? डॉक्टर उन्हें आराध्या के प्रेग्नेंट होने की खबर देते हैं। आर्यन की आंखें तो खुशी से नम हो जाती हैं। वहीं पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। आराध्या सब सुन रही थी पर बोली कुछ नहीं। शुभम डॉक्टर को बाहर तक छोड़ कर आता है। हमें सब कुछ याद आ गया है। सब आराध्या की तरफ हैरानी से देखने लगती हैं। तो वो डायरी दिखाकर आर्यन से कहती है, हम ये पढ़ रहे थे, अचानक से हमारा सर दुखने लगा। हम आपके पास आ ही रहे थे, लेकिन दरवाजे पर ही बेहोश हो गए। चलो अच्छा है, घर में एक साथ दो दो खुशी आ गई। शैलजा जी खुश होते हुए बोली, अच्छा अब तुम आराम करो, हम भगवान का शुक्रिया अदा करके आते हैं। चलो मीनाक्षी। कमरे में आर्यन और आराध्या ही बचे थे। आर्यन तो बस ये सोच रहा था कि क्या आराध्या अब भी मुझसे वैसी बात करेगी जैसे याददाश्त जाने के बाद करती थी। आराध्या आर्यन से बहुत प्यार से बोलती है, हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं, पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे गुस्सा नहीं हैं। बोलकर वो उसके गले लग जाती है। आर्यन भी कस के उसे गले लगा लेता है और अपने प्यार का इजहार करता है। आई लव यू आराध्या, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैंने कोई तुमसा नहीं देखा जाने मन। आराध्या उसे और ज़्यादा कस लेती है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ आर्यन। आर्यन आराध्या दोनों ही जो ये शादी नहीं करना चाहते थे, आज एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे। कुछ महीनों बाद आराध्या ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन दोनों ने अपने नाम के हिसाब से ही रखा था, आर्यन आराध्या और धैर्यन। समाप्त।